041 पीठ पर जय के साथ माफी मांगे, तुम पहले वापस जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। यह क्या है? लुओ पेंग ने अवचेतन रूप से पूछा, लेकिन जियांग चेन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और अकेले ही बाय हाओरान की ओर चल पड़ा। अरे शू रुई, वो आदमी ऐसे ही क्यों चला गया? झेंग जिंगजिंग आश्चर्यचकित था। उसके मन में यह बात पक्की थी कि जियांग चेन जरूर शू रुई के पास आएगा और उसके साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करेगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह यही करने की योजना बना रहा था, लेकिन किसे पता था कि एक फ़ोन कॉल का जवाब देने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके पंजीकरण फॉर्म को अलग रख दें और बाद में उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दें। लिशुरु ने शांत भाव से कहा और अनजाने में उस दिशा में देखा जिधर जियांग चेन गया था। फिर अचानक उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। क्या ऐसा नहीं है? वो बाय उपनाम वाला आदमी, वह यहाँ दोबारा क्यों आया है? और जियांग चेन, वह छिप क्यों नहीं रहा है, बल्कि सक्रिय रूप से आगे क्यों बढ़ रहा है? इस बार तो लगता है कोई उसे चाकू से धमका नहीं रहा है ना? लिशुरु अभी भी सदमे में थी। तभी जियांग चेन और बाय हाओरान ऑडी कार चलाए बिना ही पैदल ही उस हलचल भरे इलाके से निकल चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि लियांग हाओरान एक बार फिर मासेराती से बाहर निकला और चुपके से उनके पीछे आ गया। लिशुरु की आंखों में एक चमक आई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कहा, मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ। ओह, झेंग जिंगजिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जियांग चेन स्वभाव से मूर्ख नहीं था। भले ही उसे लगा कि इस बार दूसरे पक्ष में ज्यादा दुर्भावना नहीं है, फिर भी वह बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है, उस व्यक्ति के साथ कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। वह बाय हाओरान को पूर्वी विश्वविद्यालय के भीतर एक निरर्थक सैर पर ले गया। श्री बाय काफी साहसी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगी? जियांग चेन ने धीमी आवाज में बात की। उनका लहजा दुश्मनों जैसा नहीं था, बल्कि काफी विनम्र था। पुलिस को बुलाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ अपना हाथ उठाकर चिल्लाने से ही बाय हाओरान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। युवा मास्टर जियांग वास्तव में सामान्य छात्रों से अलग हैं। सच कहूं तो आज मेरा आने का मकसद यंग मास्टर जियांग से माफी मांगना है। बाय हाओरान न तो हैरान हुआ और न ही गुस्सा, इसके विपरीत वह मुस्कुराया और कल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उनका चेहरा, जो आमतौर पर भयावह लगता था, अब उसमें विनम्रता की झलक दिखाई दे रही थी। मैं अंधा था और मैंने यंग मास्टर जियांग को नाराज कर दिया। चाहे आप मुझे मारना चाहें या मेरी खाल उतारना चाहें, यह आपकी मर्जी है। ये तो मानो दंड की भीख मांगने के लिए छड़ी लेकर खड़े होने जैसा था। जियांग चेन अंदर की ओर थोड़ा सा हिल गया। बाय हाओरान बिना किसी कारण के उसके सामने कमजोरी दिखाने नहीं आएगी। काफी सोच विचार करने के बाद एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण वह संदेश था जो सम्राट के चैट समूह में भेजा गया था। 20 साल से भी अधिक समय तक जियांग चेन हमेशा एक साधारण व्यक्ति रहा था, जो पूरी तरह से नीरस जीवन जी रहा था। उन्होंने कभी उच्च समाज में कदम नहीं रखा था, यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह वास्तव में कैसा होता है। लेकिन अब बाय हाओरान के दृष्टिकोण में आए आमूलचूल परिवर्तन के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उच्च वर्ग की वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। एक साधारण से वीचैट संदेश ने एक हताश व्यक्ति को इतना डरा दिया कि वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा से माफी मांगने के लिए उसके पास आ गया, गिड़गिड़ाते हुए और बेइज्जती करते हुए। मार डालना या खाल उतारना? श्री बाय, तुम कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हो। जियांग चेन शांत रहे। दूसरे पक्ष ने उसे लगभग इमारत से कूदने पर मजबूर कर दिया था। ये कहना कि उसे जरा भी बुरा नहीं लगा झूठ होगा, लेकिन फिलहाल उसने वास्तव में जवाबी कार्रवाई का कोई तरीका नहीं सोचा था, क्योंकि उसे ऐसे मामलों में कोई अनुभव नहीं था। बाय हाओरान ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया, वास्तव में एक निर्दयी चरित्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित करते हुए, और तुरंत अपनी छाती से एक खंजर निकाल लिया। कल की घटना को भलीभांति याद करते हुए जियांग चेन सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। आप क्या कर रहे हो? बाय हाओरान स्थिर, गतिहीन खड़ा रहा। युवा स्वामी जियांग, व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने यंग मास्टर जियांग को भयभीत किया है और मैं दंड का पात्र हूं। इससे पहले कि जियांग चेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने देखा कि बाय हाओरान ने तेजी से चाकू उठाया और उसे अपने ही पेट में घोंप दिया। पफ! जियांग चेन की पुतलियां फैल गईं। वास्तव में वह दूसरे की निर्ममता से स्तब्ध था। उसकी दुनिया पहले से ही अनियंत्रित रूप से बदल रही थी। उसने पहले कभी ऐसे लोगों को देखा भी था क्या? दूसरों के प्रति निर्दयी होना एक बात थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे स्वयं के प्रति भी उतने ही निर्दयी थे। क्या तुम पागल हो गए हो? सौभाग्य से इस समय तक वे एक अधिक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे, जहां से कम ही छात्र गुजर रहे थे, इसलिए ये रोमांचक दृश्य किसी की नज़र में नहीं आया। बाय हाओरान इसके लिए तैयार प्रतीत हो रहा था। उसने एक खंजर निकाला और घाव को रुमाल से ढक लिया। तीव्र दर्द के कारण उसे पसीना आने लगा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चिंता मत करो जियांग, मुझे अपने स्ट्रोक को मापना आता है। इससे किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर चोट नहीं लगेगी।
उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि दूसरे व्यक्ति को ईमानदार कहे या क्रूर। आपको अस्पताल जाना होगा, मुझे अपनी चाबियां दे दीजिए, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। हालांकि बाई हाओरान ने खुद को चाकू मार लिया था, लेकिन जियांग चेन चुपचाप खड़ा होकर यह सब नहीं देख सकता था। आखिरकार वह अब भी एक शिक्षित युवक था जिसकी मानवता अभी भी बरकरार थी। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि यह घटना सार्वजनिक हो। एक हाथ से घाव को ढांकते हुए और दूसरे हाथ से चाबियां निकालते हुए बाई हाओरान ने बात मान ली। यही मेरा इंतजार करो। जियांग चेन ने चाबियां लीं और वापस भाग गया। अभ्यास से ही निपुणता आती है और यह कहावत किसी भी उद्योग में लागू होती है। मूल रूप से जो लोग नियमित रूप से अंडरवर्ल्ड में शामिल होते हैं और जो सख्त होते हैं, वे मानव शरीर रचना का इतना अध्ययन करते हैं कि कम से कम उन्हें यह पता हो कि घातक हुए बिना कहाँ वार करना है। बाई हाओरान कोई अपवाद नहीं थी। उसके कदम निर्णायक थे, जिनमें दिल दहला देने वाली क्रूरता झलक रही थी, लेकिन वास्तव में चाकू इतना गहरा नहीं घुसा था। जियांग चेन की प्रतिक्रिया देखकर बाई हाओरान समझ गया कि यह संकट टल गया है और उसने राहत की सांस ली। यहाँ आने से पहले उसने हर तरह के संभावित परिणामों के लिए तैयारी कर ली थी। चाकू से हमला होना उसकी सबसे कम चिंताओं में से एक थी। बाई, तुम क्या कर रहे हो? जियांग चेन के जाने के कुछ ही समय बाद लियांग जैनलिन कहीं से प्रकट हुई। उसने अवश्य ही बाई हाओरान को खुद को चाकू मारते हुए देखा होगा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। कल बाई हाओरान का ऑपरेशन असफल हो गया था और उसने उसे इसकी सूचना नहीं दी थी, जिससे उसे यह विश्वास हो गया कि बाई हाओरान आज डोंग विश्वविद्यालय में कार्रवाई करने आया है। इसलिए वह छुपकर उसका पीछा कर रहा था। उसका इरादा जियांग चेन को गिरते हुए देखने का था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने कथित समर्थक को गलत दवा लेने के बाद खुद को चाकू मारते हुए देखा। बाई हाओरान की कमीज से रिसते हुए पेट पर खून के धब्बे को देखकर लियांग जैनलिन का दिमाग सुन्न हो गया। वह सोचने की क्षमता खो बैठा। लियांग, जियांग कोई साधारण आदमी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसे दोबारा उकसाओ नहीं। ये सच है कि जितना अधिक कोई वीरतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करता है, उतना ही अधिक उसका बदमाशों से टकराव होता है। बाई हाओरान ने दोष लियांग जैनलिन पर नहीं डाला, बल्कि उसने सारा दोष स्वयं अपने ऊपर ले लिया। दुनिया में न तो कोई पूरी तरह से बुरा इंसान है और न ही पूरी तरह से अच्छा इंसान। सबसे बुरे लोगों में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। जियांग, लियांग जैनलिन हक्का बक्का रह गया। वह पूरी तरह से असमंजस में था और पीले होठों वाले बाई हाओरान को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक सपना हो। एक घोर कंगाल किस गुण या योग्यता के बल पर जियांग कहलाने का पात्र था। ली शुरू भी उतनी ही हैरान थी, जो अब तक कुछ दूरी पर छिपी हुई थी। हालांकि वह बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसे उनके हाव भाव, क्रियाओं और व्यवहार का स्पष्ट अवलोकन प्राप्त हो रहा था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लियांग जैनलिन ही पर्दे के पीछे का मुख्य सूत्रधार था, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन जो बात समझ से परे थी वह ये थी कि जियांग चेन ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसके कारण कल उसे इमारत से कूदने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति ने खुद को चाकू मार लिया। ली शुरू के विचार उथल पुथल भरे थे। उसकी गर्वित छाती की उभारदार आकृतियां उसकी भारी सांसों के साथ लहरा रही थीं। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य की किसी ने सराहना नहीं की। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और तेजी से वहां से चली गई। 42 कला जीवन से उत्पन्न होती है, जिन जिन कहाँ है। टीवी सीरियल में मग्न गुओ रान ने ली शुरू को अकेले वापस आते देख अनमने ढंग से पूछा। वह अभी भी नए सदस्यों की भर्ती कर रही है। ली शुरू बेचैन मन से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। ये पर्वतारोहण क्लब की अब तक की सबसे व्यस्त भर्ती होनी चाहिए, है ना? कितने लोगों ने पंजीकरण कराया? गुओ रान अपने कंप्यूटर पर चल रहे मैरी सू कोरियन ड्रामा का पीछा करते हुए लोगों को चिढ़ा रही थी। लेकिन ली शुरू ने ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही न हो और कोई जवाब नहीं दिया। गुओ रान ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति कुछ सोच में डूबा हुआ है। शू रुई, तुम क्या सोच रही हो? वास्तविकता में लौटते हुए ली शुरू की नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। कोरियाई ड्रामा में एक अमीर सीईओ और एक भोली भाली प्यारी नायिका की जानी पहचानी कहानी को गुओ रान ने अनगिनत बार देखा था और वह इसे कभी नहीं ऊबी थी। ली शुरू की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गुओ रान के चेहरे की ओर देखा और लापरवाही से पूछा, रान, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। गुओ रान ने सिर हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो। एक कॉलेज छात्रा एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के के साथ प्रेमिका पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। बदले की भावना रखते हुए वह अमीर आदमी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो कॉलेज के छात्र को सबक सिखा सके। लेकिन जिस व्यक्ति को उस अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति ने काम पर रखा है, वह न केवल छात्र से निपटने में विफल रहता है, बल्कि अंततः उसके सामने खुद को चाकू मार लेता है। तुम क्यों सोचते हो कि ऐसा है? गुओ रान अचंभित होकर कुछ पल रुककर उलझन में पूछा, शू रुई, क्या वह कॉलेज का छात्र तुम्हारा दोस्त है? नहीं, ली शुरू ने तुरंत इनकार कर दिया। तो फिर क्या यह उन दिमागी पहेलियों में से एक है?
लिशुरु चुप रहीं, फिर उन्होंने समझाया, ये बस एक कहानी है जो मैंने ऑनलाइन देखी थी। ओह, घोरान ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और विचार करने लगी। हालांकि कहानी काफ़ी बेतुकी और अधूरी थी, लेकिन उसने पिछले कई वर्षों में जो भी हास्यास्पद कथानक देखे थे वे व्यर्थ नहीं थे। शुरुई, क्या वह कॉलेज का छात्र बहुत गरीब है? घोरान ने अचानक कहा। लिशुरु के दिल में एक झंझनाहट सी हुई और उसने अनजाने में ही कह दिया, आपको कैसे पता चला? अगर जूसियाई यहाँ होती तो वह लिशुरु की प्रतिक्रिया में कुछ गड़बड़ जरूर देख लेती, लेकिन जूसियाई छात्रावास के कमरे में नहीं थी। जाहिर है, घोरान उतना चतुर नहीं था। वह गर्व से मुस्कुराई, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने पहली ही नज़र में सही अनुमान लगा लिया था। इसे देखकर क्षण भर के लिए भयभीत हुई लिशुरु ने चुपचाप राहत की सांस ली। ये स्पष्ट था कि घोरान को यह समझ नहीं आया था कि उसने जिस कहानी का जिक्र किया था उसका मुख्य पात्र कौन था। दरअसल ये सवाल कठिन नहीं है, केवल एक ही संभावना है। क्या संभावना है? वह बेचारा छात्र असल में बाघ को खाने के लिए सुआ होने का नाटक कर रहा है। असल में वह एक बेहद ताकतवर वंशज है, निश्चित रूप से उस अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। घोरान ने इस तरह बात की मानो यह एक अकाट्य तथ्य हो। मैंने इस घिसे पिटे दृश्य को टीवी शो में कई बार देखा है। लिशुरु स्तब्ध रह गई। जरा सोचो, उस बदमाश का दिमाग खराब नहीं है तो वह खुद को चाकू कैसे मार सकता है? केवल एक ही संभावना है, उसे उस व्यक्ति की असली पृष्ठभूमि का पता चला जिसे वह गरीब छात्र समझता था। वह भयभीत हो गया और माफी के तौर पर उसने खुद को चाकू मार लिया। हाँ, बस यही है, घोरान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की। लिशुरु आपत्ति करना चाहती थी, लेकिन अंततः खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, क्या होगा अगर वह बेचारा छात्र सचमुच बहुत गरीब हो? सचमुच बहुत गरीब? घोरान ने भौहें चढ़ाईं, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे अनुभव से ये बिल्कुल असंभव है। शुरुई, आपको एक पेशेवर के फैसले पर भरोसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिशुरु चुप हो गई। जियांग चेन, एक धनी परिवार का वंशज, क्या वह पूरी तरह से बकवास नहीं था? ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में हर कोई जानता था कि उसका परिवार बेहद गरीब था और उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आप इसे नकली तो नहीं बना सकते, है ना? भला ऐसी बात पर कौन मजाक करेगा? शुरुई, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लिशुरु की चुप्पी ने घोरान को ऐसा महसूस कराया मानो उस पर संदेह किया जा रहा हो। नहीं, लिशुरु ने अपना सिर हिलाते हुए आगे बताया, क्या ये कॉलेज का छात्र सचमुच एक साधारण व्यक्ति है? उसके माता पिता भी अब जीवित नहीं हैं। क्या उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं? इस अतिरिक्त जानकारी ने घोरान को एक पल के लिए उलझन में डाल दिया, लेकिन उसने जल्दी ही इसे महत्वहीन मानकर खारिज कर दिया। माता पिता के चले जाने से कुछ भी नहीं बदलता, आप जानते हैं। आपने फिल्म टोमेटो टाइकून तो देखी ही होगी, है ना? कौन कहता है कि अगर उनके माता पिता मर गए हैं तो वे गरीब ही होंगे? टीवी ड्रामा में कुछ ऐसे अमीर वारिस होते हैं जो अपने बड़ों की मृत्यु का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे सत्ता पर कब्जा कर सकें। हो सकता है कि उसके माता पिता ने उसे बहुत बड़ी विरासत छोड़ी हो, या हो सकता है कि उसके कुछ प्रभावशाली रिश्तेदार हों, ये सब अनिश्चित है। वक्ता अनजाने में बोला गया था, श्रोता जानबूझकर सुन रहा था। सही, कौन कहता है कि माता पिता की अनुपस्थिति गरीबी का संकेत है? यह आम लोगों की एक स्वाभाविक सोच है, वास्तविकता में दोनों बिल्कुल भी एक समान नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या होगा अगर वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता रहे और साथ ही कैंपस के बाहर अंशकालिक नौकरियां भी करता रहे? लिशुरु को अभी भी इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। इसका मतलब तो यही होगा कि वह दूसरों को धोखा देने में काफ़ी माहिर है। घोरान बिना सोचे समझे बोल पड़ी, लेकिन अचानक मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसकी निगाहें संदेह से भर गईं और उसने लिशुरु को ध्यान से घूरना शुरू कर दिया। लिशुरु को उसकी निगाहों के नीचे कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हुआ, उसकी आंखें अनिश्चितता से इधर उधर भटक रही थीं। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? एक मिनट रुको, शुरुई, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या उसकी आवाज़ जियांग चेन से मिलती जुलती नहीं लगती? लड़की की प्रतिक्रिया बहुत धीमी नहीं थी। धड़ाम, लिशुरु का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसने तुरंत स्वाभाविक रूप धारण कर लिया, जिससे उसकी हमेशा की तरह शांत सुंदरता वापस आ गई। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या आप मानते हैं कि जियांग चेन एक धनी उत्तराधिकारी है? ये सच है, घोरान ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, अगर वह एक धनी उत्तराधिकारी है तो मैं जरूर एक शाही राजकुमारी होंगी। बस अपना शो देखते रहिए। लिशुरु ने उसका ध्यान भटका दिया। घोरान की निगाहें एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गईं, वह अपने नाटक का भरपूर आनंद ले रही थी। लिशुरु का ध्यान और भी ज्यादा भटकने लगा। घोरान के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और उसकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे वह दो चेहरे देख सकती है। दोनों जियांग चेन के थे, एक वेटर के वेश में जिसे वह जानती थी और दूसरा उत्तम वस्त्रों में लिपटा हुआ, एक अजनबी की तरह कुलीन भाव वाला।
ये दोनों छवियां आपस में गुंथी हुई थीं, बार बार दोहराई जा रही थीं, जिससे ली शूरू को अपनी आंखें जबरदस्ती बंद करनी पड़ीं। वह बेचैन और भ्रमित महसूस कर रही थी। टकराना। छात्रावास का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। मैं बहुत थक गया हूँ। झेंग जिंगजिंग थकी हुई सी अंदर आए और ली शूरू को देखकर शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। शूरुई, तुम सच में कामचोरी करने में माहिर हो। चुपके से अकेले वापस आ गई और मुझे वहां मेहनत करने के लिए छोड़ दिया। सब खत्म हो गया? गोरान ने अपना सिर घुमाकर पूछा। अभी नहीं, बहुत सारे लोग थे। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ही इसे संभालने दिया। जियांग चेन के पंजीकरण फॉर्म का क्या हुआ? ली शूरू ने अचानक पूछा। क्या तुमने मुझे इसे फेंक देने के लिए नहीं कहा था? आपने इसे कहाँ फेंका? गलियारे में कूड़ेदान। झेंग जिंगजिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ली शूरू तेजी से बाहर चली गई। क्या चल रहा है? झेंग जिंगजिंग अपनी बात बीच में ही रोककर गोरान से नजरें मिलाईं और दोनों ने एक दूसरे को असमंजस भरी नजरों से देखा। उत्सुकता से छात्रावास से बाहर निकलते हुए वे दोनों एक साथ सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वहां ली शूरू, जिसे रोगाणुओं से अत्यधिक डर लगता था और जो कभी भी एक ही जोड़ी मोजे दोबारा नहीं पहनती थी, वास्तव में कचरे के डिब्बे में कुछ खोज रही थी। दूसरे पक्ष ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ये समझ आता है। सिफान ग्रुप के निदेशक जैसे बड़े अधिकारी न केवल प्रतिदिन हजारों कार्यों का प्रबंधन करते हैं, बल्कि वे निश्चित रूप से पूरे दिन अपने फ़ोन से चिपके भी नहीं रहते हैं। जियांग चेन ने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और बेडरूम की ओर आगे बढ़ गया। लिनरिलिंग, इस साल उनकी उम्र 42 साल हो गई है। हुआकिंग विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने सिफान ग्रुप द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले कई कंपनियों में काम किया और फिर तेजी से पदोन्नति हासिल की। अपनी असाधारण उपलब्धियों और ठोस क्षमताओं के बल पर वह धीरे धीरे रियल एस्टेट उद्योग में एक प्रमुख हस्ती बन गए, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यदि वह किसी तीसरे या चौथे दर्जे के शहरों का निरीक्षण करने जाता था, तो स्थानीय नेताओं द्वारा उसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाता था। इतनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के सामने ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि बाई हाओरान ने माफ़ी मांगने के तरीके के रूप में स्वेच्छा से खुद को घायल कर लिया। जो समय को समझता है वही बुद्धिमान होता है। यदि आप जियांगहू में हैं और यह नहीं समझते कि कब झुकना है और कब सीधे खड़े रहना है, तो निश्चित रूप से आपका अंत अच्छा नहीं होगा। ये वास्तव में एक अनपेक्षित सफलता थी। जियांग चेन मन ही मन सोचने लगा, अगर संयोगों की एक श्रृंखला न होती जिसके कारण उसने ली शूरू के लिए उपहारों पर लाखों खर्च किए और इस सम्राट समूह चैट में प्रवेश किया, तो वास्तव में उसे यह नहीं पता होता कि इस संकट से कैसे निपटना है। लिनरिलिंग शायद ये भी नहीं जानता होगा कि बाई हाओरान कौन है। हो सकता है उसने बस थोड़ी बहुत पूछताछ की हो, और यही बाई हाओरान को कोने में धकेलने के लिए काफ़ी था, जिससे उसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या ये सत्ता की शक्ति है? ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार संपर्कों, सामाजिक स्थिति, उद्योग में प्रभाव आदि को छोड़कर अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए लिनरिलांग की कुल संपत्ति लगभग 10 से 20 अरब के बीच होनी चाहिए। लेकिन खुद के बारे में क्या? पूरे 10 ट्रिलियन, जो 10,000 लिनरिलिन के बराबर है। बिल्कुल, जियांग चेन जानता था कि तुलना करने का ये सही तरीका नहीं है, और शायद एक दिन वह लिनरिलांग को काफ़ी बड़े अंतर से पीछे छोड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि वह लिनरिलिन के जूते उठाने के भी लायक नहीं था। आगे का रास्ता लंबा है। चेन, तुम्हारे शरीर पर खून क्यों लगा है? छात्रावास में लौटने पर बारीकियों पर पैनी नज़र रखने वाली बाई जेली ने तुरंत जियांग चेन की कलाई पर मौजूद खून के उस अस्पष्ट धब्बे को देखा। जियांग चेन, क्या तुम्हें चोट लगी है? ली शाओ ने चिंता से पूछा। नहीं, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी, इसलिए मैं उसका हालचाल जानने अस्पताल गया था। जियांग चेन ने अपनी आस्तीन पर नज़र डाली, जिस पर वाकई खून के कुछ धब्बे थे। स्पष्ट रूप से वे उसके अपने नहीं थे, बल्कि बाई हाओरान के ही होंगे। हालांकि उस समय यह चौंकाने वाला लग रहा था, लेकिन बाई हाओरान को गंभीर चोट नहीं आई थी। जो व्यक्ति अक्सर जानलेवा परिस्थितियों का सामना कर चुका है, उसके स्वभाव के अनुरूप उसकी आत्मचोट जानबूझकर और सटीक थी, और साधारण पट्टी बांधने के बाद उसे लगभग अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चेन, तुम्हारे बाहर भी दोस्त हैं? एक सहकर्मी, जिसके साथ मैंने पहले काम किया था। जियांग चेन ने लापरवाही से झूठ बोला। यह कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? ली शाओ ने पूछताछ की। कोई बड़ी बात नहीं, बस मामूली चोट लगी है। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया, अपने कपड़े उतारे और बदल लिए। लुओ पेंग कहाँ है? वह खाना खरीदने गया था। देखते ही देखते पूरी दोपहर बीत गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए भी एक हिस्सा ले आएं। जियांग चेन ने फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। छात्रावास के कमरे में चारों युवकों ने अपनी कुर्सियां एक साथ सटा लीं, और लुओ पेंग तो बियर भी ले आया। जब वे खाना खा रहे थे, तभी लुओ पेंग का फ़ोन बज उठा। उसने उसे बाहर निकाला और उस पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा तुरंत ही गुस्से से भर गया। अरे यार, ये तो बहुत जल्दी हो गया।
भाई लुओ, क्या हाल चाल है? भाई झेली ने उत्सुकता से पूछा। क्या जियांग चेन और मैंने दोपहर में पर्वतारोहण क्लब के लिए पंजीकरण नहीं कराया था? मुझे सूचना मिल गई है और मुझे निकाल दिया गया है, मेरा चयन नहीं हुआ। लिशाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि पर्वतारोहण क्लब के अध्यक्ष के साथ आपके घनिष्ठ संबंध हैं? क्या वे आपको थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दे सकते थे? भाई जेली के चेहरे पर भी दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। धिक्कार है, मैं उसे खूब गालियां दूंगा। लुओ पेंग ने एक कैन उठाया, एक बोतल बियर गटक ली, फिर अपने भोजन की परवाह किए बिना अपने फ़ोन पर कॉल करने लगा। हुहिंग, तुम कमीने, मैं घंटों लाइन में खड़ा रहा। क्या आपको लगता है कि मैं आपके इस घटिया क्लब में शामिल होने के लिए बेताब हूँ? अगर मेरा दोस्त न होता तो मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर भी नहीं जाता। जाहिर है, पर्वतारोहण क्लब द्वारा अस्वीकार किए जाने से लुओ पेंग को ऐसा लगा जैसे उसकी बेइज्जती हुई हो। स्थिति क्या है? दूसरी तरफ से पर्वतारोहण क्लब के अध्यक्ष पूरी तरह से भ्रमित लग रहे थे। नासमझी का नाटक करना बंद करो, संदेश पहले ही भेजा जा चुका है। पेंगजी, क्या तुम सच में पंजीकरण कराने गई थी? मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर्वतारोहण क्लब के अध्यक्ष हुहेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने आपका आवेदन पत्र कभी नहीं देखा और समीक्षा प्रक्रिया के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हो, है ना? मैं ईमानदारी से जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ पेंगजी। क्या आपको लगता है कि अगर मैंने आपका आवेदन पत्र देखा होता तो मैं आपको वह थोड़ी सी छूट नहीं देता? इस बार भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर प्रभारी कौन है? ली शुरू, क्या आप राष्ट्रपति हैं या वह राष्ट्रपति हैं? अगर वह तैयार है तो मैं इसे तुरंत उसे सौंप दूंगा। हुहिंग ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, फिर हंसते हुए कहा, पेंगजी, शांत हो जाओ। क्या मैं किसी से आपके लिए एक फॉर्म भिजवा दूं ताकि आप उसे दोबारा भर सकें? भाड़ में जाओ। अपना गुस्सा निकालने के बाद लुओ पेंग ने फ़ोन काट दिया। लुओ भाई, अब मुझे आपकी बात पर यकीन हो गया है। आप पर्वतारोहण क्लब के अध्यक्ष के साथ निश्चित रूप से बहुत करीबी हैं। भाई जेली ने पूरी गंभीरता से अपना चश्मा ठीक किया। लुओ पेंग ने बियर का एक और घूंट लिया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये निश्चित रूप से ली शुरू की वजह से परेशानी खड़ी हो रही है। वह अपनी थोड़ी बहुत आकर्षकता का दुरुपयोग करके बेहद अभद्र व्यवहार करती है। अगर मैं हुहेंग होता तो मैंने बहुत पहले ही क्लब से ऐसे अभिशाप को बाहर निकाल दिया होता। मैंने सुना है कि ली शुरू की वजह से ही इस बार पर्वतारोहण क्लब की भर्ती अभूतपूर्व रूप से सफल रही। अगर आप राष्ट्रपति होते और उसे पद से हटाने की कोशिश करते तो मुझे डर है कि इससे विद्रोह भड़क उठता। तब उन्हें भगाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि उनकी होगी, जिनकी वजह से आपको भगाना पड़ेगा। लिशाओ ने स्थिति का सटीक और सजीव वर्णन करते हुए बिल्कुल सही बात कही। लुओ पेंग तुरंत अवाक रह गया। जियांग चेन एक तरफ बैठा हुआ था और धीरे से हंस रहा था। हंसो मत, कुछ ही क्षणों में ये संदेश आपके फ़ोन पर भी अवश्य दिखाई देगा। लुओ पेंग ने बिना किसी हास्यबोध के याद दिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, लुओ पेंग की आवाज़ धीमी होते ही जियांग चेन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तस्क, देखा, तुमसे कहा था। जैसा कि उम्मीद थी, लुओ पेंग ने कड़वी मुस्कान दी। दोनों ने एक साथ आवेदन किया था, एक साथ फॉर्म भरे थे, इसलिए यदि एक का आवेदन खारिज हो जाता है तो निश्चित रूप से दोनों एक जैसे ही होंगे। जियांग चेन ने अपना फ़ोन निकाला और उसे परिणाम को लेकर कोई खास उम्मीद नहीं थी। आखिरकार, अगर ली शुरू लुओ पेंग को बख्श नहीं रही थी तो वह उसे कैसे बख्श सकती थी? उसने औपचारिकतावश अपना फ़ोन निकाला और उसे वापस अपनी जेब में रखने के इरादे से उस पर एक नज़र डाली, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया। ये सही नहीं लग रहा था। जियांग चेन ने एक बार फिर ध्यान से देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? रुकना, चाहे आप इसे घूर घूर कर छेद कर दें, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। चलो, एक और के लिए चीयर्स। लुओ पेंग ने अपना डिब्बा उठाया। मुझे मिल गया। क्या? लुओ पेंग ने उसकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी थी। जियांग चेन ने अपना सिर उठाया। मैंने पर्वतारोहण क्लब की समीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। लुओ पेंग और बाकी सभी लोग अचंभित रह गए। जियांग चेन, मुझे पता है कि तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद लुओ पेंग ने लंबी चौड़ी बातें करते हुए सांत्वना देना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बाई जेली, जिसने संदेश देखने के लिए जियांग चेन का फ़ोन छीन लिया था, चिल्लाई, चेन भाई का संदेश सच में पहुंच गया। लुओ पेंग का चेहरा अविश्वास से जम गया और उसने तुरंत फ़ोन छीन लिया। जियांग चेन, हमें आपको ये सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि आप आधिकारिक तौर पर पर्वतारोहण क्लब के सदस्य बन गए हैं। हम आशा करते हैं कि हम साथ मिलकर यात्रा करेंगे और पहाड़ों, नदियों, झीलों और समुद्रों की सुंदरता का अनुभव करेंगे। लुओ पेंग हक्का बक्का रह गया। ये कैसे संभव हो सकता है? जियांग चेन ने वास्तव में पर्वतारोहण क्लब की जांच प्रक्रिया पास कर ली थी और शनिवार की सुबह वह क्लब द्वारा आयोजित बाहरी गतिविधि के लिए बस में सवार हो गया।
नमस्कार, मैं इस पर्वतारोहण क्लब का अध्यक्ष हूँ, हू हिंग। जिस कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर बस खड़ी थी, वहां जियांग चेन की मुलाकात लगभग उसी उम्र के एक युवक से हुई, जो एक आउटडोर एडवेंचरर की तरह कपड़े पहने हुए था, हाइकिंग बूट, पर्वतारोहण गियर और टोपी लगाए हुए, और वह पेशेवर लेकिन हंसमुख स्वभाव के साथ बस के पास क्लब के सदस्यों का स्वागत कर रहा था। राष्ट्रपति हो, नमस्कार, मैं जियांग चेन हूँ। जियांग चेन बहुत ही विनम्र थे और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हाँ, मुझे हू हिंग ही कहो। लुओपिंग ने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया है, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगा। हू हिंग ने आंख मारते हुए एक अर्थपूर्ण इशारा किया और फिर जियांग चेन को बस का टिकट थमा दिया। पहले बस में चढ़ो। जियांग चेन ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद टिकट पर एक नज़र डाली। संपर्क होना बहुत अच्छी बात है। ये 35 सीटों वाली बस थी, जिससे संकेत मिलता है कि इस गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 थी। जब जियांग चेन ने विमान में प्रवेश किया तो लगभग 8 या 9 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे और उनके चेहरे आने वाले 2 दिनों के लिए प्रत्याशा से भरे हुए थे। इस सप्ताहांत वे शहरी भागदौड़ से दूर इस कोच में सवार होकर प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने और 2 शानदार दिन और एक रात का आनंद लेने के लिए रवाना होंगे। जियांग चेन ने अपना टिकट पकड़े हुए अपनी सीट ढूंढ ली। ये गलियारे के किनारे आखिरी से तीसरी पंक्ति के बाईं ओर था और उसके बगल में अभी तक कोई नहीं बैठा था। हालांकि गलियारे के दूसरी तरफ एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम फैन फेयू है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इस साल मैं जूनियर क्लास में हूँ। जियांग चेन के बैठते ही उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अभिवादन किया। हेलो, मैं जियांग चेन हूँ। जियांग चेन का आत्म परिचय सरल लेकिन अर्थपूर्ण भी था। आखिरकार मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है के बीच एक मूलभूत अंतर है। सामान्यतया केवल कुछ ख्याति प्राप्त लोग ही इस तरह से अपना परिचय देते हैं। जब जियांग चेन ने इस तरह अपना परिचय दिया तो यह अहंकार के कारण नहीं था, और वाकई जैसे ही जियांग चेन नाम सुना गया, उस आदमी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। फिर उसने अनायास ही जियांग चेन को दोबारा ध्यान से देखा और झट से बोल पड़ा, तुम जियांग चेन हो। जियांग चेन ने बिना विचलित हुए मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल असली चीज है। फैन फेयू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अजीब तरह से हंसी और बिना किसी दिखावे के बोली, सीनियर जियांग, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा करता रहा हूँ। जियांग चेन को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उदारतापूर्वक जवाब दिया, तो क्या मेरा नाम मेरी प्रसिद्धि के अनुरूप है? फैन फेयू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उस शरारती मुस्कान को देखकर उसे अचानक कैंपस के कुख्यात चापलूस के प्रति स्नेह का भाव महसूस हुआ। उन्होंने भी बात को आगे बढ़ाते हुए गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, किसी के बारे में सुनना उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जितना अच्छा नहीं होता। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों हंसने लगे। समय चुपचाप बीतता चला गया। बस में अधिक से अधिक लोग चढ़ रहे थे। पर्वतारोहण क्लब ने जाहिर तौर पर इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों का सावधानीपूर्वक चयन किया था और बोर्डिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को देखते हुए ये लगभग बराबर था। जैसे जैसे निर्धारित प्रस्थान समय यानी 9 बजे का समय नजदीक आता गया, लड़कियां उत्साहपूर्वक बातें करने लगीं, जबकि लड़के कभी कभी दरवाजे की ओर ऐसे देखने लगे मानो किसी चीज की उम्मीद कर रहे हों। अंत में एक आकर्षक आकृति बस में चढ़ी और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे पहले का शोरगुल वाला माहौल शांत हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में जन्म लेते ही सबका ध्यान आकर्षित करना लिखा होता है। कला महाविद्यालय की प्रसिद्ध सुंदरता भी उनमें से एक थी। इस गतिविधि के लिए सादे ढंग से तैयार होने के बावजूद एक प्रिंटेड टी शर्ट, उसके ऊपर एक ढीली भूरी जैकेट, आकर्षक हाई वेस्ट जीन्स जो पैरों की परफेक्ट शेप को उभार रही थी, पैरों में सफ़ेद स्नीकर्स, हल्के घुंघराले लंबे बाल एक जटिल चोटी में गुथे हुए थे, और चेहरे पर हल्का मेकअप उनका साधारण पहनावा भी सहजता से परिष्कार का एहसास करा रहा था। अपनी सामान्य कामुकता और परिपक्वता को त्याग कर वह एक नई और अलौकिक आकर्षण बिखेर रही थी। आओ यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठो। टिकट पकड़े हुए और आगे बढ़ती देवी को बिना पलक झपकाए देखते हुए उनके बगल में खाली सीटों वाले कुछ जानवरों ने अपनी लार निगल ली और मन ही मन बेतहाशा प्रार्थना की। जब ली शुरू उनकी सीटों के पास से गुजरी तो उनके चेहरे सिकुड़ गए और उनकी आंखों में दर्द झलक रहा था, मानो वे दिल टूटने से पीड़ित हों। खामोशी में ली शुरू आखिरी से तीसरी पंक्ति तक चली और फिर रुक गई। फैन फेयू ने जियांग चेन से बातचीत काफ़ी देर पहले ही बंद कर दी थी और पास ही खड़ी देवी की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बेचैन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों और पैरों का क्या करे। आखिरकार उसके बगल वाली सीट संयोगवश खाली थी। क्या संयोग है! जियांग चेन आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों के भावों के साथ गलियारे के दूसरी ओर से खड़ी हो गईं। शायद अपने भावों पर असाधारण नियंत्रण रखने वाली ली शुरू बस में जियांग चेन को देखकर बहुत उत्साहित नहीं दिखीं और उनकी अभिवादन को नज़रअंदाज करते हुए सीट नंबर की जांच की। 14 यही है। जियांग चेन ने अपने हाथ में मौजूद टिकट पर एक नज़र डाली। ये सही है। उसकी सीट जियांग चेन की सीट के ठीक बगल में थी।
कृपया बैठ जाए, हम निकलने ही वाले हैं। जियांग चेन, तुम सचमुच एक भटकती आत्मा की तरह हो। झेंग जिंगजिंग जल्दी से बस में चढ़ गई और जियांग चेन को देखते ही उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह भी जियांग चेन की उपस्थिति से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं दिखीं। जियांग चेन अविचलित रहे और उन्होंने लापरवाही भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। झेंग जिंगजिंग ने अपना टिकट देखा और महसूस किया कि वह दाईं ओर बैठी है। हालांकि वह आखिरी से तीसरी पंक्ति में ही थी, लेकिन वह ली शुरू के साथ नहीं बैठी थी। जियांग चेन, तुम जाकर वहां बैठो। बिना सोचे समझे उसने जियांग चेन से सीट बदलने की मांग की। लेकिन जियांग चेन क्यों सहमत होगा? भले ही वह अपने हितों पर विचार न करे, फिर भी वह हु हेंग के नेक इरादों वाले प्रयासों को विफल नहीं होने दे सकता था। मुझे खेद है कि यह संभव नहीं है। और क्यों नहीं? बैठने की व्यवस्था अनियमित है और सभी के लिए यही नियम है कि आपको जहां बैठने के लिए कहा जाए वहीं बैठें। इसके अलावा, चूंकि यह एक बाहरी गतिविधि है, इसलिए हमें कुछ अप्रत्याशित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा के लिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हर कोई अपनी अपनी पसंद के अनुसार कार्य करे और व्यवस्थाओं को न सुने, तो राष्ट्रपति हु कैसे प्रबंधन कर पाएंगे? जियांग चेन ने तर्कपूर्ण ढंग से बहस की, जिससे झेंग जिंगजिंग अवाक रह गई और एक पूरा वाक्य खत्म करने में असमर्थ होकर हकलाते हुए मैं कहती रही। फैन फियू ने अनजाने में सिर हिलाया। उसे लगा कि जियांग चेन की बातें सही थीं, जिसे झेंग जिंगजिंग ने देख लिया था और इस तरह वह बीच में फंस गई थी। तुम किस लिए सिर हिला रहे हो? अंदर आ जाओ। अहंकार सुंदरियों का विशेषाधिकार है, खासकर तब जब झेंग जिंगजिंग अपने गुस्से को दबा रही थी और निर्दोष फैन फियू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जियांग चेन की तरह सहनशील न होने के कारण फैन फियू ने आज्ञाकारी रूप से झेंग जिंगजिंग की तीखी निगाहों के सामने झुककर एक तरफ कदम रख दिया। जियांग चेन, घमंड मत करो, मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। कोई और विकल्प न होने पर झेंग जिंगजिंग गुस्से में बैठ गई, अपना सिर एक तरफ घुमाकर। उसकी आंखें उसे इस तरह से घूर रही थीं मानो वह कोई अपराधी हो। लेकिन जियांग चेन किस तरह का व्यक्ति था? उसकी इतनी खतरनाक नज़र से उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई। ठीक है, अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। हम अब रवाना होने वाले हैं। हु हेंग बस में चढ़ गया। जियांग चेन ने अपनी निगाहें ली शुरू की ओर घुमाईं। हवा में एक ताजगी भरी खुशबू फैल गई। बिना कुछ कहे ली शुरू उसके पास से गुजरी और अंदर की सीट पर बैठ गई। 45:045 में अपने पत्ते खोल रहा हूँ, मैं एक खरबपति हूँ। बस का अगला हिस्सा। पर्वतारोहण क्लब के अध्यक्ष हु हेंग गतिविधि के लिए पालन किए जाने वाले नियमों को लगन और जिम्मेदारी से समझा रहे थे। मुख्य रूप से ये कि आदेशों का पालन करना चाहिए और इधर उधर व्यर्थ नहीं भागना चाहिए, इत्यादि। जियांग चेन ने ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें लगातार उसके बगल में बैठी ली शुरू के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जब दूसरे लोग किसी खूबसूरत महिला की प्रशंसा करते थे, तो वे पकड़े जाने के डर से छिपकर ऐसा करते थे, लेकिन वह अलग था। ये किसी कला प्रदर्शनी की सराहना करने जैसा था, मनमौजी और साहसी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ली शुरू ने इधर उधर नहीं देखा। जियांग चेन ने बदलाव के बावजूद उनकी शांत और संयमित रहने की क्षमता की सराहना की। नहीं, तुम किसी भी फूल से कहीं ज्यादा सुंदर हो। यह कोई प्रशंसा नहीं थी, लेकिन यह एक आवेगपूर्ण भावना थी। हालांकि ली शुरुई का आज का पहनावा उस तरह की मनमोहक सुंदरता से रहित था जो किसी की आत्मा को मोहित कर सके, फिर भी यह उनके स्वाद के अनुरूप था। उन्होंने तो यहाँ तक कि बिना मांगे ही उसे कुछ सलाह भी दे दी। मुझे लगता है कि आप हल्के मेकअप में ज्यादा अच्छी लगती हैं, पहले आप कुछ ज्यादा ही परिपक्व। ली शुरू ने न तो सहमति जताई और न ही असहमति, और आश्चर्यजनक रूप से वह उनके अनचाहे आकलन से नाराज नहीं हुई। इससे जियांग चेन भी हैरान रह गया। ये लड़की, वह कुछ असामान्य सी लग रही थी। वह अचानक उसके प्रति इतनी सहनशील क्यों हो गई थी? क्या आपकी परेशानियां दूर हो गई हैं? अब भी आपका मन इस तरह की गतिविधि में भाग लेने का कर रहा है? लोगों को वर्तमान में जीना चाहिए, है ना? जियांग चेन ने अपनी शंकाओं को दबा दिया और मुद्दे से किनारा कर लिया। ली शुरू ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बस ईस्ट यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल गई। लो, थोड़ा पानी पी लो। पर्वतारोहण क्लब की सेवा वास्तव में अच्छी थी। आखिरकार प्रति व्यक्ति 500 RMB का गतिविधि शुल्क व्यर्थ नहीं चुकाया गया था। हु हेंग और एक अन्य लड़के ने सभी को मिनरल वाटर की बोतलें बांटीं। जियांग चेन, क्या तुमने राष्ट्रपति को रिश्वत देकर अपनी सीट का इंतजाम करवाया था? झेंग जिंगजिंग एक गलियारे में चिल्लाया। मैं राष्ट्रपति हूँ को पहले जानता भी नहीं था, इसलिए ये सब भाग्य की बात है। पश, बेशर्म। झेंग जिंगजिंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जियांग चेन ने अनसुना कर दिया और ली शुरू के हाथ में मौजूद मिनरल वाटर की बोतल पर नजर डाली। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए खोल दूं? किसी का पक्ष जीतने का इससे अधिक स्पष्ट तरीका और कोई नहीं था। ली शुरू निश्चित रूप से ऐसी लड़की नहीं थी जो खुद से बोतल का ढक्कन न खोल सके, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने मना नहीं किया। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, मानो उसकी मौन सहमति से
जियांग चेन ने बिना विचलित हुए उसके हाथ से बोतल ली, उसका ढक्कन खोला और उसे वापस दे दी। ली शूरू ने पानी का एक घूंट लिया। मैंने उस दिन जो कुछ हुआ वह देखा। क्या देखा? जियांग चेन असमंजस में दिख रहा था। वह बाई नाम का आदमी तुमसे मिलने आया था, फिर उसने खुद को चाकू मार लिया। ली शूरू ने धीमी आवाज में कहा। जियांग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, वह थोड़ा हैरान भी था। वो ऐसा क्यों करेगा? ली शूरू ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, सीधे मुद्दे पर आते हुए। उसकी मदहोश कर देने वाली निगाहें जियांग चेन पर टिक गईं। मन में तेजी से विचार कौंधते हुए जियांग चेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि वह डरा हुआ था। डरना? ली शूरू ने उसे घूरते हुए पूछा, किस बात से डर रहे हो? मुझे डर था कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। जियांग चेन ने बेझिझक बताया, उसने खुद को चाकू इसलिए मारा ताकि मैं पुलिस को फोन न करूं और हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। मैं सहमत। क्या आपको लगता है कि आपकी व्याख्या तर्कसंगत है? ऐसा क्यों नहीं होगा? जियांग चेन ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली शूरू ने अपना सिर पीछे घुमा लिया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। ठीक है, मैं सच बता देता हूँ। जियांग चेन ने मानो हार मान ली, आह भरी, कुछ पल चुप रही और फिर बोली, दरअसल मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसका पता लगा लेंगे। ली शूरू ने अपनी निगाहें सीधे आगे की ओर रखी, फिर भी उसके कोमल और नाजुक कान हल्के से फड़फड़ाए। शूरुई, चूंकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं अब और नाटक नहीं करूंगी। जियांग चेन ने गहरी सांस छोड़ी, मानो वह किसी भयंकर मानसिक संघर्ष से गुजरा हो। मैं अपने पत्ते खुलेआम खोल रहा हूं, मैं वास्तव में एक ट्रिलियनिया हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली शूरू चुप रही। मैं हमेशा से एक आम इंसान की तरह विश्वविद्यालय जीवन का अनुभव करना चाहती थी, इसलिए शूरुई, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो कृपया किसी और को मत बताना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। बायहावरान द्वारा खुद को चाकू मारने का कारण यह है कि मैंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके उसे चेतावनी दी थी। वह जानता था कि मुझसे पंगा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने मुझसे माफ़ी मांगने के तरीके के रूप में खुद को नुकसान पहुंचाने का विकल्प चुना। शूरुई, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम जानना चाहते थे, बिना कुछ छिपाए। ली शूरू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। जियांग चेन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आप करोड़पति हैं। ली शूरू ने अपना वाक्य पूरा किए बिना ही अपना सिर घुमा लिया, तभी जियांग चेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सुधार, ये ट्रिलियनिया है। ली शूरू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बेवकूफ़। जियांग चेन अचानक से चौंक गया और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने कला विभाग की उस खूबसूरत लड़की को देखा जो शायद ही कभी गाली देती थी। उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। शूरुई, तुम क्यों गाली दे रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। ली शूरू ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियांग चेन असहाय महसूस कर रहा था। कहते हैं कि आदमी का मुंह भूत की तरह झूठ बोलता है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलने के लिए पुरुषों को दोष देना वाकई उचित नहीं होता। अक्सर महिलाएं केवल झूठ को ही स्वीकार करती हैं और जब उन्हें सच बताया जाता है तो वे उस पर विश्वास ही नहीं करती। ली शूरू के दूर रहने के रुख को देखकर जियांग चेन ने खुद को और शर्मिंदा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना फ़ोन निकाला और शिंगकोंग पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नज़र लिंग शिकी के लाइव स्ट्रीम पर पड़ी। सुबह सुबह लाइव स्ट्रीमिंग करना, ये तो समर्पण की बात है। उसने आज जो कुछ भी हासिल किया है वह कोई संयोग नहीं है। वो करो, वो करने की हिम्मत मत करो। किस बात से डरना है? मुझ पर भरोसा रखो, मुझे परवाह नहीं है। भले ही आप चले जाएं, गिर जाओ, भले ही मेरा दिल 16वीं मंजिल से गिरकर बिल्डिंग बी के तहखाने की पहली मंजिल पर आ गिरे। साउंड कार्ड द्वारा संशोधित किया गया गाना फ़ोन के स्पीकर से सुनाई दिया। जियांग चेन को अपने द्वारा भेजे गए संदेशों की याद आई और वह लाइव स्ट्रीम में शामिल हो गई और थोड़ी शरारत के साथ उसने एक आरएमबी की लॉलीपॉप भेजी। लिंग शिकी जैसी शख्सियत के लिए इतना छोटा सा तोहफा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि सुबह सुबह ज़्यादा दर्शक नहीं होते और संयोगवश जियांग चेन का तोहफे वाला संदेश उनकी नज़र में आ गया। आमतौर पर लाखों फॉलोअर्स वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी को इसकी परवाह नहीं होती और वह गाना गाते हुए इसे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन अचानक उसे वह उपनाम याद आ गया। यह इतना परिचित क्यों लग रहा था? हान जियांग गुयंग, आई एम वेरी स्टबन। गाने के बीच में ही लिंग शिकी रुक गई। हान भाई, क्या आप सचमुच इतने पक्षपाती हैं? आप दूसरों के स्ट्रीम पर कार्निवल और रॉयल सैल्यूट भेजते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक लॉलीपॉप भेजते हैं। लिंग शिकी ने कैमरे की ओर देखकर मीठी मीठी आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी कोमल और मधुर आवाज़ इतनी मोहक थी कि मानो हड्डियां भी पिघल जाएं। ध्यान दें कि जियांग चेन ने ईयरफोन नहीं लगा रखे थे और उसका फ़ोन स्पीकर मोड पर था, इसलिए लिंग शिकी की आवाज़ अनजाने में ली शूरू के कानों तक भी पहुंच गई। ली शूरू हिचकिचाई, फिर मुड़ी और जियांग चेन के फ़ोन की स्क्रीन पर एक नज़र डाली। ये वास्तव में लिंग शिकी ही था।
हान भाई, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ही यहाँ आए हो? लिंग शिकी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ली शुरू भी उसका लाइव स्ट्रीम देख रही थी, और अगर उसे पता भी होता तो उसे निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय लाखों फॉलोअर्स वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब जब वहाँ ही गया है तो उसे हमेशा के लिए अपने पास कैसे रखा जाए। जियांग चेन निश्चित रूप से कंजूस व्यक्ति नहीं था। 2 हफ्ते पहले जब उसके पास पैसे नहीं थे तब भी वह अपने रूममेट्स को किमी जैसी जगहों पर शराब पीने के लिए ले जाने पर जोर देता था। लड़की के इतने नखरे दिखाने पर एक छोटा सा उपहार भेजना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अहम बात यह थी कि वह अपनी चापलूसी के पैसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह 10 और लॉलीपॉप भेज दे जिससे कम से कम उसकी छवि खराब न हो। तभी उसने देखा कि ली शुरू ने किसी समय उसकी ओर अपना सिर घुमाया था। उसे देखते हुए देखकर ली शुरू को जरा भी शर्म नहीं आई। आप लिंग शिकी देख रहे हैं? जियांग चेन ने सिर हिलाया। ली शुरू ने एक महिला एंकर को देखते हुए उसकी ओर कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और उसकी निगाहें उसके फ़ोन की स्क्रीन पर चली गईं। दोस्तों, इनमें से कौन जानता है कि ये हान भाई कौन है? क्या आप हान जियांग बू यंग को नहीं जानते? शिंगकोन के सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में से एक। वह एक ही रात में लाखों रुपए उड़ा सकता है। क्या आपको वह शताब्दी संरक्षकता याद है जो वायरल हो गई थी? ये काम इस बड़े भाई ने किया था। लाइव चैट में दर्शकों की टिप्पणियां पढ़ते हुए ली शुरू की आंखें सिकुड़ गईं। 6046 क्योंकि मैं इस पहाड़ के बीच में हूँ। शुरुई, क्या हुआ? कुछ नहीं। ली शुरू ने अपनी निगाहें हटा लीं जो स्पष्ट रूप से कपटपूर्ण थीं और अचानक कुछ बेचैन हो गईं। ये स्पष्ट नहीं था कि लिंग शिकी के भाई हान का जिक्र किससे हो रहा था, लेकिन लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की टिप्पणियों से स्थिति स्पष्ट हो गई। इस समय हान जियांग लोनली शैडो संभवतः लिंग शिकी का लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा। आखिरकार इस उद्योग में कुछ महीनों से रहने के बाद अगर वीडियो बनाने को भी शामिल करें तो 1 साल से अधिक समय हो गया है। ली शुरू निश्चित रूप से समझती थी कि कुछ कंटेंट क्रिएटर व्यूज और फॉलोअर्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा हान जियांग लोनली शैडो जैसे व्यक्ति के लिए ये जीवन में एक बार होने वाला बड़ा खर्च है। हालांकि उसे आसमान छूती कीमत के उपहार भेजने के अलावा उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ली शुरू अपने भीतर एक गहरे संकट की भावना को बढ़ते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और उसकी कोई चीज़ छीन रहा हो। उसने अपना फ़ोन निकाला, स्टाररी स्काई ऐप खोला, टाइप किया, डिलीट किया, थोड़ी देर रुकी और फिर भी एक मैसेज भेज दिया। क्या आप लिंग शिकी का लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं? इस दौरान जियांग चेन के बगल में रखे फ़ोन पर स्टाररी स्काई ऐप से डिंग डोंग की नोटिफिकेशन की घंटी बजी। ली शुरू ने अनजाने में उसकी तरफ देखा लेकिन तुरंत ही नज़रें हटा लीं। उसका पूरा ध्यान हान जियांग लोनली शैडो पर केंद्रित हो गया। इससे पहले वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति के इशारों पर नहीं नाची थी जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। जियांग चेन ने मैसेजिंग पेज खोला, शुरू सोनिया नाम देखा और फिर अपने बगल में बैठे कला कॉलेज की ब्यूटी क्वीन की ओर देखा। वह अपना फ़ोन पकड़े हुए थी और खोई हुई निगाहों से स्क्रीन को घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा वहां मौजूद ही न हो। उसने एक शब्द में जवाब दिया, ईमानदारी से, फिर चुपचाप ली शुरू की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। चैट बॉक्स में एक शब्द के जवाब को देखकर ली शुरू ने अपने होंठ काट लिए और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह इस बातचीत को कैसे जारी रखे। आखिरकार वह लिंग शिकी नहीं थी और भले ही वह इस बड़े खर्चीले व्यक्ति को फंसाना चाहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह एक लड़की की शालीनता बनाए रखने की परवाह करती थी और अपने स्वाभिमान को त्यागने में उसे कठिनाई होती थी। उसे अपने सपनों के राजकुमार से बात करने के नाटक करते हुए, घबराई हुई और झिझकती हुई, हर संदेश को संशोधित करते हुए देखकर जियांग चेन को ये सब मन ही मन मनोरंजक लगा। अगर उसे पता चले कि चैट के दूसरी तरफ वही व्यक्ति है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यह विचार अपने आप में ही बेहद मनोरंजक प्रतीत होता था। अपनी आशंकाओं के बावजूद जियांग चेन ने जल्दबाजी नहीं की और अपनी पहचान को बेवजह उजागर नहीं किया। मुझे ये संयोगवश मिल गया, उसने फिर जवाब दिया। शायद ली शुरू को हान जियांग लोनली शैडो के रूप में जानने के बाद से यह उनका सबसे गर्मजोशी भरा व्यवहार था। ली शुरू, जो इस बात को लेकर परेशान थी कि कैसे जवाब दे, ने देखा कि दूसरे पक्ष ने एक ऐसा संदेश भेजा है जो स्पष्टीकरणात्मक प्रतीत होता है और वह कुछ हद तक अचंभित रह गई। आखिरकार वह हमेशा से ही उसके प्रति काफ़ी उदासीन रहा था, अक्सर उसके संदेशों को नज़रअंदाज करता था। अपनी तंद्रा से बाहर आने के बाद उसके गालों पर सहज रूप से खुशी की लहर दौड़ गई और बिना किसी झिझक के उसकी पतली उंगलियों ने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। ओह, मुझे लगा कि आप खास तौर पर उसे देखने गए थे। वह लहजा, ये बिल्कुल नखरेबाजी जैसा था। फ़ोन को देखते हुए जियांग चेन भावनाओं से भर गई, लेकिन टाइप करना नहीं भूली। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तुम्हारे जितनी खूबसूरत नहीं है। आज दूसरे पक्ष को असामान्य रूप से बातूनी देखकर ली शुरू इस रहस्यमय उद्योगपति के बारे में बहुत उत्सुक होने के बावजूद अपने संबंध को और गहरा करने का यह मौका कैसे गंवा सकती थी?
तुम मुझसे मिले तक नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं असल जिंदगी में कैसी दिखती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा? मैं तुम्हें पहले भी कई बार देख चुका हूँ। बेशक, ली शुरू उसके शब्दों का गहरा अर्थ नहीं समझ पाए और उसने जवाब दिया, लाइव स्ट्रीम में तो ब्यूटी फिल्टर लगे होते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं असल में बदसूरत हूँ? क्या आप कियाओ बिल्लुओं के बारे में बात कर रहे हैं? ली शुरू ने जवाब में एक स्माइली फेस इमोजी भेजा। तो आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ? जियांग चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा और साथ ही बगल की ओर एक नज़र डाली। इस समय कला महाविद्यालय की सौंदर्यपरी पूरी तरह से बातचीत में मग्न थी, बाहरी दुनिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। आप काफ़ी युवा होंगे, है ना? आपकी दृष्टि में मेरी उम्र क्या है? 30। फिर से अनुमान लगाओ। 28। हालांकि वे कभी मिले नहीं थे, ली शुरू को सहज रूप से महसूस हुआ कि दूसरा व्यक्ति युवा है, शायद यह एक महिला की छठी इंद्री थी। बिल्कुल नहीं। चैट इंटरफेस को देखते ही ली शुरू सचमुच आश्चर्यचकित रह गई। क्या वह 28 साल से कम उम्र का हो सकता है? दरअसल मैं अभी भी एक छात्र हूँ। जियांग चेन ने उसे और अधिक समय तक सस्पेंस में नहीं रखा। तुम अब भी नाबालिग हो। ली शुरू के चेहरे का रंग बदल गया। वह जानती थी कि कानूनी तौर पर नाबालिगों द्वारा भेजे गए उपहारों को पूरी तरह से वापस करना पड़ता है, और उसने उस पैसे का कुछ हिस्सा कार खरीदने में पहले ही खर्च कर दिया था। फोन पर उसकी चिंतित निगाहें देखकर जियांग चेन लगभग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप क्या सोच रहे हैं? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, अगले साल स्नातक हो जाऊंगा। ये देखकर ली शुरू ने राहत की सांस ली, फिर उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। आप कह रहे हैं कि आप सीनियर हैं? हाँ, ली शुरू को यह बात हैरान करने वाली लगी। पहले, जैसा कि जू सियाई और अन्य लोगों ने अनुमान लगाया था, उसने सोचा था कि दूसरा व्यक्ति एक सफल हीरा व्यापारी कुंवारा हो सकता है, लेकिन पता चला कि वह भी उसकी तरह एक विश्वविद्यालय का छात्र था। इसका मतलब यह था कि वह दिखावटी संरक्षक उससे उम्र में बहुत बड़ा नहीं था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ली शुरू को शक था कि वह सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था। एक छात्र जिसके पास इतनी अपार संपत्ति है, यहाँ तक कि जिनके पास प्याज छीलने जितनी दौलत है, उनके माता पिता भी पढ़ाई के दौरान इतना पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं देंगे, है ना? क्या आपको लगता है कि मुझे आपसे मजाक करने की ज़रूरत है? ली शुरू को लगा कि शायद उसने उसे नाराज कर दिया है और उसने जल्दी से समझाया, नहीं, मेरा मतलब है, क्या आपके माता पिता आपके खर्चों को नियंत्रित नहीं करते? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस संदेश को पढ़कर ली शुरू अनजाने में रुक गए। उसने अवचेतन रूप से टमाटर के व्यापारी के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्मों की तरह ठंडी नदी के किनारे बसी इस अकेली परछाई को भी विरासत में एक बड़ी संपत्ति मिली हो, इसलिए यह अंधाधुंध और फिजूल खर्ची है? मुझे माफ़ करें। कोई बात नहीं। ली शुरू ने अपने होंठ दबाए, काफ़ी देर तक हिचकिचाई, लेकिन एक और सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? क्यों? क्या आपको मुझ में इतनी दिलचस्पी है? ली शुरू ने संकोच नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा, यदि अवसर मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए? ली शुरू कोई भोली भाली लड़की नहीं थी, उसके लिए इस तरह का थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसने तो यहाँ तक कि शरारती अंदाज में पलटकर सवाल ही कर दिया, और क्या? जियांग चेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। अवसर जरूर मिलेगा। ली शुरू को थोड़ी निराशा हुई। किससे चाट कर रही हो? उसी क्षण उसके बगल से एक आवाज आई। ली शुरू ने झट से फोन नीचे रख दिया, खुद को संभाला और बिना सिर घुमाए कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। शुरुई, कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ रही हो? जियांग चेन चिंतित लग रही थी। ली शुरू ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और बस अपनी आंखों पर मास्क लगा लिया, आराम करने के लिए सीट पर पीछे की ओर झुक गई, स्पष्ट रूप से परेशान न करें का संकेत देते हुए। बस की खिड़की से बाहर गगनचुंबी इमारतें धीरे धीरे कम होती गईं, हवा धीरे धीरे साफ होती गई, क्योंकि बस लगातार ईस्ट सी सिटी से बाहर निकल रही थी। 47-047 मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि यह मछली का तालाब, पैराडाइज विलेज, ये लांटियन शहर के क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अपनी खड़ी चोटियों और 3000 मीटर से अधिक ऊंची सबसे ऊंची चोटी के साथ ये हर साल काफ़ी संख्या में पर्वतारोहण के शौकीनों को आकर्षित करता है। ईस्ट सी से 1.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित यह स्थान ईस्ट सी यूनिवर्सिटी माउंटेनियरिंग क्लब के आउटिंग का भी गंतव्य था। एक वरिष्ठ, शुरुई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? कोच बस पैराडाइज विलेज के निचले हिस्से में स्थित एक फार्म हाउस पर रुकी। दोपहर का भोजन करने के बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले 20 से अधिक सदस्यों ने अपनी निःशुल्क गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। पहाड़ पर चढ़ना कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक मात्र था, बड़े शहर के जीवन से बिल्कुल अलग ग्रामीण जीवन का आनंद लेना भी इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। चमचमाते मछली के तालाब के पास कुछ लड़कों ने मालिक से मछली पकड़ने का सामान किराए पर लिया था, इस उम्मीद में कि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे।
लड़कियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर नज़ारों का आनंद लिया और तस्वीरें खींचीं। जब झेंग जिंगजिंग लीशुरू के साथ तालाब के किनारे टहल रही थी, तभी उसने ये खबर सुनी और वह इतनी हैरान हुई कि वह लगभग पानी में गिर ही गई। बस में बातचीत के दौरान उसने खुद ये बात कही थी, मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, यह एक मजाक भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद सच है। अगर यह सचमुच सच है तो क्या वह हमारी ही उम्र का नहीं है? सदमे के बाद खुशी का दौर आया। झेंग जिंगजिंग चलते चलते रुक गई और उत्सुकता से बोली, उम्र का अंतर खत्म हो गया है शुरुई, ये तुम्हारा मौका है। वह आदमी इतना अमीर है और उसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। अगर आप उसके परिवार में शादी कर लेती हैं तो आपको ससुराल वालों से जुड़ी समस्याओं की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लीशुरू अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह दिखता कैसा है। किसी लड़के की शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। क्या उसके पास पैसा होना ही काफ़ी नहीं है? अगर तुम इस लड़के के साथ होती तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी पड़ती, नहीं, अगले जन्म में भी नहीं। लीशुरू ने साफ पानी से भरे मछली के तालाब को देखते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैंने उससे पूछा कि वह किस स्कूल से है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ये बिल्कुल सामान्य बात है। झेंग जिंगजिंग ने विश्लेषण किया, उसके जैसे लड़कों के लिए लड़कियां उत्सुक मधुमक्खियों की तरह उसके पास उमड़ पड़ती होंगी। वह उन लोगों से तंग आ चुका होगा जो उस पर फिदा होने की कोशिश करते हैं। अगर उसे मनाना इतना आसान होता तो क्या फिर भी आपकी बारी होती? ये शब्द थोड़े अप्रिय लग रहे थे, लेकिन लीशुरू समझ गई कि इसमें निहित तर्क वास्तव में सही था। आम लोगों के लिए सुंदरता एक दुर्लभ संसाधन है जो उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन धनवानों के लिए तथाकथित देवियां कोई असामान्य बात नहीं है। दुनिया में सुंदरता की कमी हो सकती है, लेकिन जिस चीज़ की कमी सबसे कम है वह भी सुंदरता ही है। लीशुरू आत्मविश्वासी थी, लेकिन अंधाधुंध अभिमानी नहीं थी। जियांग चेन जैसी काबिलियत वाली शख्सियत के लिए जिस त्वचा पर उन्हें गर्व था, वह उन्हें कोई खास प्रतिस्पर्धी बढ़त नहीं दे पाए। शुरुई, ऐसे लोगों से निपटने के लिए तुम्हें शांत रहना होगा, बिल्कुल जियांग चेन की तरह। तुम्हें अटूट संकल्प रखना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? शैतान का नाम लो और वह प्रकट हो जाएगा। जियांग चेन किसी तरह उन दोनों लड़कियों के पीछे प्रकट हो गया, जिससे झेंग जिंगजिंग चौंक गई। क्या तुम बिल्ली हो? चलते समय कोई आवाज़ नहीं आती। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इससे आपको क्या लेना देना है? क्या आप फैन फेयू के साथ मछली पकड़ने नहीं गए थे? झेंग जिंगजिंग ने चिढ़कर उत्तर दिया। आधे घंटे में मुझे एक भी मछली नहीं मिली, इसलिए मैंने हार मान ली। ये बेकार है। झेंग जिंगजिंग, जिसने अभी अभी उसकी लगन की प्रशंसा की थी, ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, सिर्फ आधे घंटे में ही हार मान ली? लड़कियों का पीछा करते समय तुम इतने धैर्यवान कैसे हो जाते हो? आप इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? एक मछली है, दूसरा इंसान है, कोई तुलना ही नहीं है। मैं शुरुई से किसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ, हमें परेशान मत करो। जहाँ भी ठंडक हो वहाँ जाओ और वहीं रहो। झेंग जिंगजिंग उसे दूर भेजना चाहती थी। ये ठीक नहीं है, ये पूर्वी सागर नहीं है, कौन जानता है कि कहीं हमारा सामना कुछ बुरे लोगों से न हो जाए। मुझे तुम दोनों की रक्षा करनी होगी। जियांग चेन ने गंभीरतापूर्वक तर्क दिया। हम यहीं हैं, हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। फिर भी ये ठीक नहीं है। झेंग जिंगजिंग को असहाय महसूस हुआ। एक अच्छी महिला लगातार कोशिश करने वाले पुरुष से डरती है, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। जब कोई पुरुष अपना अहंकार त्याग देता है तो आमतौर पर एक महिला इसके बारे में कुछ खास नहीं कर सकती। शुरुई, तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने देखा कि आप कार में कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। जियांग चेन ने लीशुरू की ओर चिंता भरी नज़रों से देखा। जियांग चेन, मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित कर रहा हूं कि अब आप हार मान सकते हैं। शुरुई को पहले से ही कोई पसंद है। झेंग जिंगजिंग ने जोर से कहा। असंभव। अपने चेहरे के भाव बदले बिना जियांग चेन मुस्कुराया और बोला, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? फिर मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। शुरुई जिस लड़के को पसंद करती है वह एक नंबर का प्लेबॉय है। क्या आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह अथाह धनवान है। जियांग चेन ने लीशुरू की ओर देखा। लीशुरू चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि खंडन करे या नहीं, शायद जियांग चेन से छुटकारा पाने के लिए। उस आदमी ने शुरुई को लाखों करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आप शायद अपने पूरे जीवन में इतना पैसा कभी न कमा पाएं। जियांग चेन ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, कुछ आश्चर्यचकित होते हुए दिखे और बोलने ही वाले थे कि झेंग जिंगजिंग ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्यार अनमोल होता है, ऐसी बकवास बातें मत करो, ये काम नहीं करती। किसी लड़की को पसंद करने का मतलब है उसे सबसे बेहतरीन जीवन देना, यही तो प्यार है।
आप किसी लड़की से प्यार करने का दावा करते हैं लेकिन उसे अपने साथ दुख सहने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ये प्यार है? ये स्वार्थ है। ये स्वीकार करना ही होगा। इस लड़की की बोलने की क्षमता वाकई बहुत प्रभावशाली थी। तो एक बार तो नेक बनो, शू रुई को जाने दो, वह खुश होगी और क्या तुम्हें भी उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए? महज कुछ शब्दों से ही झेंग जिंगजिंग ने जियांग चेन के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। जियांग चेन ने अपने होंठ हिलाए और ली शू रु की ओर देखा। शू रुई, क्या तुमने उसे नहीं बताया? झेंग जिंगजिंग चौंक गई। क्या बताया? ली शू रु भी असमंजस में थी और अजीब नज़रों से जियांग चेन को देख रही थी। दरअसल मैं एक खरपति हूँ। जियांग चेन ने कार में कही गई बातों को दोहराया। ली शू रु, मछली के तालाब के पास शांति छा गई। हा। कुछ क्षणों की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद झेंग जिंगजिंग खुद को हंसने से नहीं रोक सकी, जिससे पास में मछली पकड़ रहे एक अन्य व्यक्ति ने शिकायत की। आवाज कम करो, मेरी सारी मछलियां डरकर भाग रही हैं। माउंटेन क्लब के सदस्यों के अलावा यहाँ अन्य लोग भी मौज मस्ती करने आए थे। क्या आप अरबपति हैं? ट्रिलियनियर। जियांग चेन ने एक बार फिर सुधार किया। उन्हें गंभीर मुद्रा बनाए रखते देख झेंग जिंगजिंग हंसते हंसते रोने ही वाली थी। हा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियांग चेन, तुम सच में बहुत मज़ेदार हो। हा। सुंदरी, कृपया थोड़ा शांत रहो, हम यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी ने जोर से कहा। क्या यह इतना मज़ेदार है? क्या यह मज़ेदार नहीं है? आंसू पोंछते हुए पेट पर हाथ रखे झेंग जिंगजिंग ने कांपती हुई आवाज में कहा, जियांग चेन, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने मजाकिया हो। तुमने हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द कर दिया है। युवा खिलाड़ियों द्वारा नज़रअंदाज किए जाने और लंबे समय से एक भी मछली न पकड़ पाने के कारण मछुआरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह भड़कने के लिए तैयार खड़ा हो गया, लेकिन सौभाग्य से पास में गश्त कर रहे मछली तालाब के प्रबंधक ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तेजी से उसके पास पहुंचा। दोस्तों, क्या आप कृपया कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? आप दूसरों के मछली पकड़ने में बाधा डाल रहे हैं। उस व्यक्ति को शांत करने के बाद वह जियांग चेन और अन्य लोगों के पास पहुंचा। झेंग जिंगजिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह माफ़ी मांगने ही वाली थी कि तभी अचानक जियांग चेन बोल पड़ा, अपने बॉस को बुलाओ। किस लिए? मछली पालन केंद्र का प्रबंधक असमंजस में था। जियांग चेन ने ली शू रु की ओर इशारा किया। मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि यह मछली तालाब उसने पट्टे पर लिया है। 048 लियांग चेन के खूबसूरत दृश्य तीसरी बार देखने पर सुझाव मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि इस मछली तालाब का ठेका उसी ने लिया है। शब्द गिर पड़े। अंततः वह स्थान शांत हो गया। गंभीर दिखने वाले जियांग चेन, ली शू रु, झेंग जिंगजिंग और यहाँ तक कि मछली तालाब प्रबंधक भी बिना किसी अपवाद के हवा में अस्त व्यस्त थे। बच्चे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मछली पालन केंद्र का प्रबंधक इन युवाओं की पहचान से अनजान नहीं था। वे सभी ईस्टसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो एक यात्रा पर आए थे। क्या आपको पता है कि इस मछली तालाब को बनवाने में कितना पैसा लगता है? पैसा कोई समस्या नहीं है। जियांग चेन अविचलित रहा। ली शू रु चुप रही, गंभीर मुद्रा में खड़े जियांग चेन को चुपचाप देखती रही और उसे स्वाभाविक रूप से बाय हाओरान द्वारा खुद को चोट पहुंचाने का खूनी दृश्य और उस सुबह कार में हुई बातचीत याद आ गई। ये सही है, उन्हीं की बदौलत जियांग चेन को इस शरदकालीन भ्रमण के लिए चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ली शू रु का उद्देश्य केवल ये पता लगाना था कि बाय हाओरान के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन उसी समय जियांग चेन ने उसे बाधित कर दिया था। जहां तक तथाकथित अरबपति की बात है तो जाहिर है कि उसे इस पर विश्वास नहीं था। फिर भी ली शू रु को संदेह होने लगा, शायद जियांग चेन की पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं थी जितनी सतही तौर पर दिखती थी, अन्यथा बाय हाओरान का अजीब व्यवहार समझ से परे था। एक अरबपति का होना तो असंभव था, लेकिन इस मछली पालन तालाब का अनुबंध करने के लिए शायद वास्तव में उसके पास इतनी क्षमता थी। मुझे खेद है, वह थोड़ा अस्वस्थ है। झेंग जिंगजिंग को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि जियांग चेन शेखी बघार रहा है। उसने माफ़ी मांगते हुए अपने सिर की ओर इशारा किया और इससे पहले कि मछली तालाब का प्रबंधक गुस्सा हो पाता, उसने जल्दी से जियांग चेन को वहां से खींच लिया। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? कुछ दूर चलने के बाद झेंग जिंगजिंग ने गुस्से से डांटते हुए कहा, तुमने खुद को शर्मिंदा किया, ये तो काफ़ी बुरा है, लेकिन तुम्हें शू रुई को भी अपने साथ नीचे घसीटना जरूरी था। यह एक पर्यटन क्षेत्र है, क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े मछली तालाब को किराए पर लेने में कितना खर्च आता है? कम से कम लाखों। क्या आप इतना खर्च उठा सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आप अरबपति हैं? लगता है तुम बहुत ज़्यादा टीवी ड्रामा देखते हो। झेंग जिंगजिंग ने उसे एक असाध्य निगाह से देखा। वह विनम्रता दिखा रही थी। अगर कोई और होता तो शायद वे जियांग चेन को बेवकूफ़ या मंदबुद्धि कह देते। ली शू रु अभी तक चुप थी, उसके चेहरे पर कुछ भावहीनता थी। शू रुई, चलो चलते हैं। झेंग जिंगजिंग अब इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने ली शू रु को खींचकर दूर कर दिया और बुदबुदाई, शू रुई, तुमने अभी एक शब्द भी क्यों नहीं कहा?
इस आदमी ने लगभग आपको भी अपने साथ शर्मिंदा कर दिया था। दोनों महिलाएं धीरे धीरे वहां से चली गईं। क्या चल रहा है? क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई थी? क्लब के अध्यक्ष हु हेंग आए। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी आह भरी। हिम्मत मत हारो, हु हेंग ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं शूरुई और जिंगजिंग से अच्छी तरह परिचित हूं और मैं उन्हें समझता हूं। वे देखने में भले ही मिलनसार न लगें, लेकिन असल में वे बुरे लोग नहीं हैं। ईमानदारी से पत्थर भी टूट सकते हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि शूरुई की वजह से ही आपको इस सैर में भाग लेने का मौका मिला। ये सुनकर जियांग चेन काफ़ी हैरान रह गया। शूरुई? हाँ, ये सही है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो लुओ पेंग को टीम से बाहर कैसे किया जा सकता था? इसलिए उसके दिल में आपकी काफ़ी अहमियत है। हु हेंग ने जियांग चेन के कंधे पर थपथपाया, उसे प्रोत्साहित किया और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। जियांग चेन वहीं खड़ा रहा और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो इसे बिल्कुल भी न करें। ऐसा प्रतीत होता है कि बाय हाओरान की घटना के कारण ली शूरू को उस पर संदेह होने लगा होगा। उनका रहस्य शायद ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाएगा। स्कूल की कक्षाओं में समय का कष्ट सहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक दृश्यों के बीच समय पानी की तरह बहता है। दोपहर शांतिपूर्वक बीत गई। सूर्य पहाड़ों के पीछे अस्त हो गया, तारे टिमटिमा रहे थे, एकदम साफ और शानदार, मानो किसी चित्र में हो। आंगन में पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बारबेक्यू ग्रिल और विभिन्न सामग्रियां तैयार कर लीं ताकि वे मैदान में एक खुशनुमा कुकआउट का आनंद ले सकें। दोपहर में मछली पकड़ने की सफल यात्रा करने वाले लड़कों ने उदारतापूर्वक अपनी पकड़ी हुई मछलियां दान कर दीं। फैन फेयू का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मछलियां पकड़ीं। प्रोत्साहित करना। मांस की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, जो तेल से लथपथ और चटकती हुई थी। पर्वतारोहण क्लब के 20 से अधिक सदस्य ग्रिल टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए और एक साथ टोस्ट किया। राष्ट्रपति ने इस बार सही जगह चुनी है, मैं वापस जाना भी नहीं चाहता। हर कोई बड़े शहर की चाह रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाका ही रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बस इस रात के दृश्य को देखिए, कितना सुंदर है। अगर भविष्य में मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं एक फार्म रिजॉर्ट भी खोल सकता हूँ, मछली पकड़ने का काम कर सकता हूँ, कुछ सब्जियां उगा सकता हूँ, कुछ मुर्गियां पाल सकता हूँ। अमर लोगों से नहीं, मंदारिन बत्तखों से ईर्ष्या करो। युवाओं का एक समूह उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहा था और खुलकर अपने मन की बात कह रहा था। जियांग चेन, क्या तुम सचमुच ली शूरू के पीछे जा रहे हो? फैन फेयू और जियांग चेन एक साथ बैठे थे और अपनी बियर की बोतलों को आपस में टकरा रहे थे। हाँ, जियांग चेन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाते हुए अपनी बियर का एक घूंट लिया। फैन फेयू ने अनजाने में बाईं ओर देखा। ली शूरू और झेंग जिंगजिंग वहीं बैठे थे। हालांकि वे ज़्यादा दूर नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे बाकी लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए हुए हैं। जियांग चेन, उस जैसी लड़की के पीछे पड़ना बहुत मेहनत का काम है। हालांकि उनकी उससे केवल एक दिन की ही बातचीत हुई थी, लेकिन असली जियांग चेन ने अफवाहों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह चाटने वाला कुत्ता नहीं था, लेकिन वह आम कुत्तों से अलग था। फैन फेयू को समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्णन कैसे करें। यह एहसास अवर्णनीय था, शब्दों से परे था, और अपने पूर्वाग्रहों को त्यागने के बाद उसने सोचा कि यह प्रसिद्ध वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में काफ़ी अच्छा इंसान था। वह कला महाविद्यालय की सबसे खूबसूरत छात्रा है। स्कूल में ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो खूबसूरती में उसकी बराबरी कर सकें। क्या आपको वो पसंद नहीं है? जियांग चेन ने पूछा। फैन फेयू ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपनी जगह पता है। उसके जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी? मैं एक छोटे शहर का एक साधारण व्यक्ति हूँ। पूर्वी सागर में जीवित रहने में सक्षम होने मात्र से ही मैं संतुष्ट हूँ। मैं अन्य चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं करता। जियांग चेन चुपचाप कबाब खा रहा था। फैन फेयू को अपने शब्दों का अर्थ समझ आ गया और उसने जल्दी से स्पष्ट करने की कोशिश की। जियांग चेन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दरअसल मैं आपके साहस की बहुत प्रशंसा करता हूँ। जो मेढक हंस का मांस नहीं खाना चाहता, वह उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे फैन फेयू समझा रहा था, वह और भी उलझता गया, उसकी शर्मिंदगी असहनीय होती गई। कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। जियांग चेन ने सहजता से मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया और फैन फेयू के गिलास से टकराते हुए कहा, बहुत से लोग मुझे मेढक कहते हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है। फैन फेयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। जियांग चेन, तुम वाकई एक अनोखे इंसान हो। मैं इसे प्रशंसा के रूप में लूंगा। फैन फेयू ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपनी बियर पी ली। जैसे ही शराब का असर शुरू हुआ, लड़कों में से एक ने कहीं से गिटार निकाला और शाम की हवा और चांदनी में बजाना और गाना शुरू कर दिया। कई लड़कियों ने ताली बजाए और खुशी से जयकारे लगाए। इस तरह की गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से सामाजिक मेलजोल का पहलू शामिल होता है। लुओ पेंग ने अभी मुझे फ़ोन किया था, पूछा कि यहाँ सब कैसा चल रहा है।
मैंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने बताया कि आप भी पहले गिटार क्लब में थे, आप हमें कुछ दिखा क्यों नहीं देते। हु हिंग एक पे लेकर आया और जियांग चेन के साथ गिलास टकराया, फिर हंसते हुए फुसफुसाया और ली शुरू की ओर इशारा किया। यह एक अच्छा अवसर है, इसे बर्बाद मत करो। हाँ जियांग चेन, आगे बढ़ो। फैन फियू ने भी ऊंची उम्मीदों की परवाह किए बिना उनका जमकर हौसला बढ़ाया। मैंने बहुत समय से खेला नहीं है, इसलिए खेलना बंद करना ही बेहतर होगा। जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतने विनम्र मत बनो, यह आपके स्वभाव के विपरीत है। ऐसे शानदार माहौल को यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। उसकी सहमति का इंतजार किए बिना हु हिंग ने जोर से कहा, अगले चरण में हम प्रतिभाशाली छात्र जियांग चेन को हमारे लिए एक गाना बजाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए उनका हार्दिक स्वागत करें। ये सुनकर सभी ने एक साथ जियांग चेन की ओर देखा। उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे। उनके विचार चाहे जो भी हों, सभी ने उत्साहपूर्वक ताली बजाई। 49-049 हर कुत्ते का दिन आता है, सच्ची मेहमान नवाजी को ठुकराना मुश्किल है। जाओ जियांग सीनियर, फैन फियू मुस्कुराया। जियांग चेन कभी भी संकोच या शर्मीलापन दिखाने वालों में से नहीं था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और खड़े होने से पहले एक ही घूंट में बियर का कैन खाली कर दिया। लीजिए सीनियर, लड़के ने जियांग चेन को गिटार देते हुए कहा और उनके लिए जगह बना दी। क्या ये जियांग चेन है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। मैंने सुना है कि वह ली शुरू के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थीं और जियांग चेन की ओर उनकी निगाहें अलग अलग स्तर की जिज्ञासा से भरी हुई थीं। कई लोगों ने जियांग चेन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन बहुत कम लोग ही उन्हें सही मायने में समझते थे। मजबूत इरादा फायदेमंद हो सकता है। जियांग चेन शांत रहा। चारों ओर से आ रही निगाहों से बेपरवाह होकर वह स्टूल पर बैठा रहा और धीरे धीरे गिटार के तारों को बजाता रहा। मैं खुद को मूर्ख साबित करने वाला हूँ। किसी ने माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए सीटी बजाई। ये लड़का वाकई में शांत रहने का तरीका जानता है, झेंग जिंगजिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। ली शुरू चुपचाप देखती रही जब वह व्यक्ति गिटार बजाने लगा। मनमोहक निगाहें आकाशगंगा का अनुसरण करती हैं। समय की दरारों के माध्यम से वे दृढ़ता से बने रहते हैं। जिस दिशा में मैं भटकता हूँ उस दिशा में मार्गदर्शन करना। वाह, ये तो मर्करी रिकॉर्ड है। क्या वह वाकई इतना अच्छा गाता है? क्या ऐसा आदमी सचमुच चापलूस है? अच्छी खबर शायद ही कभी घर से बाहर निकलती है, जबकि बुरी खबर दूर दूर तक फैल जाती है। समाज के नियम इसी तरह काम करते हैं। जियांग चेन की बदनामी दूर दूर तक फैली हुई थी, फिर भी उनके गुणों के बारे में शायद ही कोई जानता था। इस पल की एक झलक में इतना तंग, रात में सबसे कम दूरी, आपकी त्वचा की बनावट का पता लगाना, टेढ़ी भुजा के साथ शुरू होता है। एक सपना जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसमें पूरी तरह से डूब गए। निश्चित रूप से भावुक करने वाला। किसी ने कहा, जब तक आपको 7-8 बार धोखा न मिला हो तब तक आप इस भावना के साथ गा नहीं सकते। आदर करना, वह वास्तव में माता पिता के तलाक, व्यक्तिगत बीमारी, भटके हुए बेटे, तकनीशियन बनी बेटी और किसी और के साथ भाग गई पत्नी की निराशा को व्यक्त करता है। इस गाने को सुनकर मुझे पिछली गर्लफ्रेंडर्स की याद आती है। वेन वेन, जिंग जिंग, हुई हुई, लेई लेई, यी वेई वेई, किंग क्विंग, लैन लैन, मिन मिन, जियो जियो, टिंग टिंग, सी सी, चुन चुन, जिया जिया, क्यूई क्यूई, क्यूई क्यूई, मेंग मेंग, जिया जिया, वान वान, शिन शिन। क्या आप सब ठीक हैं? आपके दिल में प्रवेश करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा? हम कब तक एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? जो करीब होते हुए भी पहुंच से बाहर लगता है, वह भी मिलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। एक भटकता हुआ ग्रह, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम पर कब्जा कर सकता है? कई लोग गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरों को हमारी कहानी को समझने दें। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे जैसे चाहें वैसे समझें। जब कोई मुझे टूटा हुआ देखना चाहता है, मैं पहले से ही लचीला हूँ। नए सिरे से पुनर्जन्म। जियांग चेन ने धीरे से गिटार के तारों को बजाया, साफ चेहरे और सहज व्यवहार के साथ। वह किसी चाटुकार की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे गिटार राजकुमार की तरह दिखते थे। प्रकाश की रोशनी में, सुंदर शांत चांदनी के नीचे, वह मानो एक प्रभामंडल से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। कई लड़कियां उसे मोहित होकर देख रही थीं, उनकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली और अन्यमनस्क होती जा रही थीं। आपके दिल में प्रवेश करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा? हम कब तक एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? जो करीब होते हुए भी पहुंच से बाहर लगता है, वह भी मिलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। यात्रा पर निकले ग्रह, मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। ढलता सूरज नारंगी रंग के जंगल में समा गया था। शाम की हवा सच्चे प्यार के आगे झुक गई थी और मैं तुम्हारे मनमोहक आकर्षण में खो गया था। जब जियांग चेन की उंगलियां रुकीं, तो हर कोई उस अनुभूति के मंद प्रभाव में डूबा रहा, खुद को उससे बाहर निकालने में असमर्थ। जाओ, जल्दी करो।
जैसे ही जियांग चेन खड़ा हुआ, दूसरी कक्षा की एक लड़की, जिसे उसके दोस्तों ने बार बार फुसलाया था, किसी तरह फूलों के बदले लोमड़ी की पूंछ वाली घास का एक गुच्छा लेकर आए और आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसके पास दौड़कर गई। सीनियर जियांग, आपका गाना वाकई बहुत अच्छा है। लड़की ने फॉक्सटेल घास को जियांग चेन के हाथों में थमाते हुए जियांग चेन की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कभी कभी चापलूस का भी बुरा दिन आ जाता है ना? धन्यवाद। जियांग चेन को प्रशंसकों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने पहले प्रशंसक को धन्यवाद दिया। गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ। किसी को नहीं पता था कि पहले किसने चिल्लाया, लेकिन परिणामस्वरूप सभी लोग उन्हें उकसाने लगे। लड़की के गाल खिले हुए आड़ू के फूलों की तरह लाल हो गए, लेकिन वह भागने के बजाय जियांग चेन के सामने डटी रही। इसका अर्थ स्पष्ट था, यहाँ तक कि एक सुअ को भी। चीख पुकार और तेज होती गई। जियांग चेन एक सज्जन व्यक्ति थे जो महिलाओं का सम्मान करते थे और किसी लड़की को अपमानित नहीं होने दे सकते थे, खासकर तब जब वह उनकी प्रशंसक हो। उन्होंने पहल करते हुए लड़की को विनम्रतापूर्वक, विचारशील और सज्जनतापूर्वक गले लगाया। बहुत खूब। जयकारे किसी ज्वार की लहर की तरह गूंज उठे। जियांग चेन ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन लड़की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। सिसकते हुए वह शर्म से लाल हो गई और भाग गई। शू रुई, उसे देखो, वह सचमुच कितना कमीना है। झेंग जिंगजिंग दांत भींचकर देख रही थी। कोई भी यह सोचेगा कि जियांग चेन उसका प्रेमी है। मुझे तो लगा था कि वह बेहद समर्पित है, लेकिन पता चला कि वह तो बस एक और लंपट है। हालांकि ली शुरू उदासीन थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, क्योंकि उसने अपनी निगाहें उस खूबसूरत रात्रि दृश्य की प्रशंसा करने के लिए घुमा ली जिसे वह शहर में नहीं देख सकती थी। बहुत बढ़िया। जियांग चेन को पास आते देख फैंग फेयू ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सीनियर जियांग, मुझे लगता है कि आपकी गायकी पेशेवर गायकों से भी बेहतर है। कोई तकनीक नहीं, सब कुछ भावों से भरा है। जियांग चेन बैठ गई और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। फैंग फेयू ने मेज पर रखे फॉक्सटेल घास के गुच्छे पर नजर डाली और चिढ़ाते हुए कहा, सीनियर जियांग, वह लड़की बुरी नहीं है, एक पवित्र और प्यारी किस्म की है, निश्चित रूप से आज्ञाकारी है। क्या आप उसके बारे में विचार नहीं करना चाहते? मेरी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं उस पर विपत्ति क्यों लाना चाहूँगा? जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया और बियर का एक और कैन खोला। तो फिर तुम ली शुरू पर विपत्ति लाने से क्यों नहीं डरते? फैंग फेयू ने तुरंत पूछा। जियांग चेन अचानक अवाक रह गया। फैंग फेयू ने अनजाने में ली शुरू की ओर देखा। सीनियर जियांग, उसके सामने ही दूसरी लड़कियों को गले लगाना, क्या आपको डर नहीं लगता कि वह? सच कहें तो वह दूसरे के साहस की प्रशंसा करता था। अगर वह ली शुरू का पीछा कर रहा होता तो वह किसी दूसरी लड़की से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता। गले लगाने जैसे अंतरंग व्यवहार में शामिल होना तो दूर की बात है। ये चाटुकारिता नहीं है। क्या कोई चापलूस इतना दुस्साहसी हो सकता है? शुरुई इतनी तुच्छ इंसान नहीं है, जियांग चेन ने बेफिक्र होकर संक्षिप्त रूप से कहा। यह भी कहना जरूरी है कि ली शुरू का व्यक्तित्व अधिकांश लड़कियों जैसा नहीं था। अगर वह सचमुच इस बात पर ईर्ष्या करती तो वह वास्तव में खुश होता। ली शुरू का ईर्ष्यालु होना इस बात का संकेत होगा कि उसने उसे दिल से अपना लिया है। लेकिन अब ली शुरू शायद यही उम्मीद कर रहा था कि वह उस लड़की के साथ कुछ और रिश्ता विकसित कर ले ताकि वह उससे छुटकारा पा सके। जियांग चेन, क्या मैं आपके साथ एक पे ले सकता हूँ? किसी व्यक्ति के लिए कुछ प्रतिभाएं सीखना वास्तव में फ़ायदेमंद होता है। और अब किसी और ने बातचीत शुरू करने की पहल की थी। यदि पिछली छात्रा शुद्ध और प्यारी किस्म की थी, तो अब जियांग चेन के सामने खड़ी लड़की अधिक परिपक्व, अंडाकार चेहरे वाली, कोमल लहराते बालों वाली, सौम्य और बुद्धिमान प्रतीत होती थी। सीनियर जियांग, आप लोग आपस में बातचीत कीजिए। फैंग फेयू ने समझदारी दिखाते हुए चतुराई से उठकर जाने का फैसला किया और उसे अपनी सीट दे दी। जियांग चेन के पास एक और लड़की को बैठते देख चुपके से सब कुछ देख रही झेंग जिंगजिंग ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं, मानो उसे कुछ अविश्वास हो रहा हो। ये आदमी इतना लोकप्रिय कब हो गया? 50-050। इस दुनिया में हर किसी के रास्ते में बस बर्फबारी हो रही है। ज़िकियान वर्तमान में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा हैं। बैठने के बाद लड़की ने पहल करते हुए अपना परिचय दिया। जियांग चेन, वरिष्ठ। जियांग चेन ने भी अपना परिचय दिया। ज़ियाकियान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हमारे स्कूल में आप काफ़ी मशहूर हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, उसने कहा। जियांग चेन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, फिर पूछा, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? सीनियर शिकियान को वरिष्ठ कहकर संबोधित किया जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह ईस्ट यूनिवर्सिटी में दूसरे वर्ष की स्नातक छात्रा थीं। हाँ, बस थोड़ा दिमाग साफ करने की ज़रूरत थी। जियांग चेन ने सिर हिलाया और अपनी बियर का एक घूंट लिया।
मैंने सुना है कि आप ली शुरू का पीछा कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ। क्या मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ? जिया कियान ने ली शुरू की ओर एक नज़र डाली। कुछ नहीं है, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, जियांग चेन ने आत्मनिंदा भरी हंसी के साथ कहा। जिया कियान भी मुस्कुराने लगी। क्या आप किसी रिश्ते में रहे हैं, सीनियर? अभी कुछ समय पहले ही हमारा ब्रेकअप हुआ है। ऐसा लगता है कि दुनिया को एक और दुखी आत्मा मिल गई है, जियांग चेन ने टिप्पणी की। मुझे गलत मत समझिए, मुझे ही छोड़ा गया था, शी कियान ने हंसते हुए कहा। जियांग चेन काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने शी कियान की ओर देखा, जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में उत्कृष्ट थी। तब उसे भविष्य में इसका पछतावा जरूर होगा। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, वास्तव में यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे दोस्त हों, बिना किसी अजनबीपन के। शायद लोग आत्मा से आत्मा के जुड़ाव का यही मतलब समझते हैं, जैसे कि दो महान चरित्रों के बीच की दोस्ती। शायद, शी कियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर आगे बोला, क्या आप मेरी कहानी सुनने में रुचि रखेंगे? अगर सीनियर को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, उसने जवाब दिया। जिया कियान ने उस जीवंत दृश्य को देखा और अपनी बियर का एक घूंट लिया। देखो, वह कुछ हद तक तुम्हारे जैसा है, पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा गाता है, हालांकि शायद तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है, उसने टिप्पणी की। जियांग चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यही सच है। जिया कियान हंसी, एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मेरे जन्मदिन पर वह रात को अपना फ़ोन बिस्तर के पास रखकर सो गया था। आधी रात को ये जगमगा उठा और कई वीचैट संदेशों से भर गया। जिज्ञासावश मैंने उसे उठाकर देखने का फैसला किया। यह उनके मास्टर प्रोग्राम की एक महिला सहपाठी थी, जो उनसे उत्साहित और प्यारी सी आवाज़ में बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि उनके सलाहकार ने उन्हें मुख्य लेखक का स्थान दिया है। चैट में और ऊपर देखने पर मुझे पता चला कि वे पिछले पूरे 1 साल से हर दिन बात कर रहे थे। वह इमोजी भेजती थी, वह उसे गाने सुझाता था, वह उसे बताती थी कि गाने उसे भावुक कर देते हैं। वह अपने लंच की तस्वीरें खींचकर उसे भेजता था और कहता था कि बाहर से मंगवाया गया खाना घटिया था और उसे वहाँ से ऑर्डर नहीं करना चाहिए, और उसने मेरा भी जिक्र किया। लड़की ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका सुंदर और सौम्य दोनों है, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी कोई न कोई मिल जाएगा। हर साप्ताहिक मेंटर मीटिंग के बाद वे दोनों ही स्कूल के पास एक रेस्तरां में जाते थे, बिना किसी और के, सप्ताह में एक बार, बिना किसी अपवाद के। जियांग चेन चुपचाप सुनता रहा, कोई राय नहीं दी, एक कुशल श्रोता की तरह व्यवहार करता रहा। विदेश की उस यात्रा के दौरान वह मेरे लिए वह सब कुछ वापस ले आया जो मैं खरीदना चाहता था, और साथ ही वह सब कुछ जो वह चाहती थी, लेकिन उसने उनके लिए खरीदारी करने के अन्य सभी लोगों के अनुरोधों को ठुकरा दिया। उसने उसका कंप्यूटर ठीक करने में मदद की, उसके लिए एक सीट बचाकर रखी और यहाँ तक कि उसने ताओबाओ से जो कुर्सी खरीदी थी उसे भी उसके लिए असेंबल कर दिया। वह उसके लिए खाना खरीदती थी, उसके लिए पार्सल इकट्ठा करती थी, उसके कोर्स के पेपरों में डेटा व्यवस्थित करती थी, और यहाँ तक कि उन बेहद व्यस्त दिनों में भी जब हम 4 या 5 दिनों तक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे, तब भी वे हर दिन एक दूसरे को नमस्कार करते थे। जिया कियान की आवाज़ नर्म और कोमल थी, और वह कभी कभी अपने हाथ में रखी बियर की कैन से एक घूंट ले रही थी। हमने हाई स्कूल के दूसरे साल में डेटिंग शुरू की थी और अब 8 साल हो गए हैं। अगर प्यार सोने से भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो कम से कम हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ तो दिया है ना? मुझे लगा था कि ऐसी समस्याएं कभी हमारे बीच दरार नहीं डालेंगी। उसका फ़ोन पकड़े हुए मैं कुछ देर के लिए खो गया, फिर मैंने जवाब दिया, बधाई हो, और तुरंत ही मुझे जवाब में एक प्यारा सा स्टिकर पैक मिला, जिसमें लिखा था कि हमें कल खाने का इंतजाम करना चाहिए। आपको खाना खिलाऊंगा, हमेशा की तरह उसी जगह पर, जो चाहो ऑर्डर कर लेना, मुझे खुशी होगी। मैंने उसका फ़ोन वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया, फिर बिस्तर से उठ गया। उसने नींद से भरी आंखों से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं नीचे फल खरीदने जा रहा हूँ। उसने स्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए कहा, और मुझे बस नीचे की दुकान पर जाने के लिए कहा, दूर मत जाना। मेरे जाने के बाद शांति का एहसास अचानक गायब हो गया। मैं दरवाजे पर उकड़ू बैठ गई, रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी, और मुझे ये सब हास्यास्पद लग रहा था। मैं उससे भिड़ना चाहती थी, ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरा प्रेमी दूसरी लड़की के साथ जीवन क्यों बिताने लगा, दूसरी लड़की की भावनाओं को स्वीकार करने लगा और उसके साथ आत्मीय संबंध बनाने लगा। इस पर जी कियान हल्की सी हंसी हंस पड़ी। उसे पीने की इच्छा हुई, लेकिन उसने पाया कि कैन खाली था। जियांग चेन ने चुपचाप एक डिब्बा खोला और उसे सौंप दिया। धन्यवाद। जिया कियान ने एक घूंट लिया, शायद जल्दबाजी में पीने के कारण उसे खांसी आने लगी। वह थोड़ी देर तक खांसती रही, और जब उसे होश आया तो उसकी आंखें किसी कारण से लाल होने लगीं। शायद सुबह सुबह उसे आखिरकार एहसास हुआ। उसने मुझे फ़ोन किया, पता चला कि मैंने उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। वह हैरान दिख रहा था। शायद उसने लड़की के अनपढ़े संदेश पर क्लिक किया, बधाई हो, देखा और समझ गया कि क्या हुआ था। इसलिए वह रात भर गाड़ी चलाकर मेरे घर आया, सुबह तड़के मेरे दरवाजे को रोक दिया और रोते हुए मेरे माता पिता के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
मेरी माँ ने मुझे घर आने के लिए बुलाया। जब तक मैं पहुंचा तब तक उसने बड़ी विनम्रता से अपना फ़ोन मेरे माता पिता को सौंप दिया था। कसम खाकर कह रहा था कि सब कुछ निर्दोष था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। हालांकि मेरे माता पिता नाराज थे, लेकिन उन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्हें लगा कि गलती उसकी थी, लेकिन चैट की सामग्री सामान्य थी और उसने शारीरिक रूप से धोखा नहीं दिया था। इसलिए गुस्सा शांत करने के बाद सुलह का समय आ गया था। इसलिए उन तीनों ने मुझे मनाने की कोशिश शुरू कर दी। 8 साल साथ रहने के बाद अब हमारा ब्रेकअप हुए आधे साल से ज़्यादा हो गया है और कभी कभी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। कभी कभी यह बिल्कुल सच नहीं लगता। वह अब भी मुझे वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है कि उस दिन मैंने जो इच्छा मांगी थी 29 सेकंडों में, जब मैंने अपनी आंखें बंद की थीं, उस लड़की ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें लिखा था कि पुस्तकालय की बिजली अचानक चली गई। मैं डर गई थी। इसलिए ज़िया कियान थोड़ी देर रुकी। पानी पीने के लिए उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान थी। मुझे बताओ, 29 सेकंड में क्या वह सचमुच मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा था, या फिर वह चिंतित था? क्या उसे अंधेरे से डर लगता होगा? जियांग चेन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पे का एक घूंट लिया। वह जानता था कि उसे जवाब की जरूरत नहीं है। वह भी एक नहीं दे सका। ये कहानी जाहिर तौर पर अच्छी नहीं थी। उसने शायद उसे यह बात बताने की इच्छा इसलिए जताई क्योंकि उसने अभी अभी जो गाना गाया था वह उस पल से भावुक हो गई थी, या शायद इसलिए कि उनके अनुभव समान थे और उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में सुकून मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रेम संबंधों में इतनी कठिनाई होगी, जियांग चेन ने धीरे से कहा। ज़िया कियान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी बर्फबारी होती है, हर एक की अपनी सूक्ष्मता और अपनी अपनी चमक होती है। जियांग चेन चुप हो गया, फिर उसने अपना सिर घुमाया। सिर्फ उस कहावत के लिए ही, सीनियर, मुझे एक लेना पड़ेगा। ज़िया कियान ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया। दोनों के बीच अच्छी बनती दिखी और उन्होंने काफ़ी देर तक शराब पी, जब तक कि ज़ी कियान में नशे के लक्षण दिखाई देने लगे, जिसके बाद उन्होंने पीना बंद कर दिया। जियांग चेन ने एक लड़की को अपने कमरे में वापस जाने में मदद करने के लिए बुलाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि ली शुरू और जेंग जिंगजिंग कहाँ हैं, तो वे वहां से जा चुके थे।